साथ देख, अर्नव ने रागिनी को जाने को कहा, इसीलिए रागिनी कैबिन से चली गई। रागिनी के जाने के बाद अर्नव ने अवनी को देखा, जो गुस्सा होने के साथ ही काफी ज्यादा चिड़ी हुई भी थी। लेकिन अर्नव को न जाने क्यों अवनी को ऐसे देखकर बड़ा सुकून मिल रहा था कि उसे आज भी वो किसी लड़की के साथ देख ले तो जेलस होती है। फिर अर्नव ने अपने चेहरे को सख्त करते हुए अवनी को परेशान करने के लिए बोला, आज आप बहुत जल्दी आ गई, थोड़ा और फ्रेश होकर आती। अवनी पहले से ही चिड़ी हुई थी। अर्नव की बातें सुनकर उसे और गुस्सा आ गया, इसीलिए वो गुस्से से अर्नव पर बरसते हुए बोली, वो क्या है ना, आप मुझे लेने नहीं आए ना, इस वजह से लेट हो गई। मैं आपके आने का वेट कर रही थी। मैंने सोचा था मेरे बॉस आएंगे और मुझे ऑफिस लेकर जाएंगे। अवनी की बातें सुनने के बाद अर्नव को अंदर ही अंदर हंसी आ रही थी, लेकिन उसने बयान नहीं होने दी। अवनी के फूले हुए चेहरे को देखकर उसका मन कर रहा था कि उसे किस कर ले। वो ये सोच ही रहा था कि तभी उसने अचानक से अवनी को अपनी तरफ खींचा और उसके लिप पर किस करने लगा। अर्नव के अचानक किस करने की वजह से अवनी अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखने लगी। ये देख अर्नव ने उसके लिप्स को छोड़ उसके चेक्स पर किस करने लगा और फिर उसे देखते हुए बोला, आंखें बंद करो, सांस लो। अवनी ने वैसे ही किया, जिससे कुछ देर बाद ही उसकी सांस नॉर्मल हो गई। फिर वो अर्नव को देखते हुए वहां से उठ गए और जाने लगी, तो पीछे से अर्नव ने उसका हाथ पकड़ा और दोबारा पीछे खींच लिया और कहा, मीटिंग के बाद हम डॉक्टर के पास चल रहे हैं। गुस्से से अवनी बोली, क्यों, मुझे नहीं जाना, मैं नहीं जाऊंगी, और मुझे कुछ हुआ भी तो नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन अर्नव तो अर्नव था, एक बार जो वो कह दे वो करके रहता था, इसीलिए थोड़ा नकली गुस्सा दिखाते हुए बोला, मैंने कहा है ना, चलो तो चलो, डोंट आस्क एनी क्वेश्चंस। ये कहकर वो अपनी चेयर पर बैठकर काम करने लगा। ये सुन अवनी खुद से बड़बड़ाने लगी, पता नहीं 3 साल पहले कौन सा कीड़ा इसे काट लिया था जो ये अब शेर बन चुका है। ये कहते हुए अवनी अपने चेहरे के एक्सप्रेशंस को बार बार बदल रही थी। वहीं अर्नव उसे अब भी तिरछी नजरों से देख रहा था। फिर उसने सख्त आवाज में कहा, तुम्हें काम नहीं करना क्या? ये सुन अवनी होश में आई और अपना काम करने लगी। अवनी जब अपना काम कर रही थी तो दोबारा रागिनी कैबिन की डोर नॉक किया। अर्नव रागिनी को बिना देखे लैपटॉप में काम करते हुए बोला, कम इन। रागिनी अंदर आई और अर्नव से बोली, क्या तुम मेरे साथ लंच कर सकते हो? अर्नव की आंख अब भी लैपटॉप पर गड़ी हुई थी, इसीलिए उसने बिना रागिनी को देखे टाइपिंग करते हुए बोला, नहीं, मैं नहीं आ सकता, मेरे पास फिलहाल टाइम नहीं। अर्नव के इस जवाब पर रागिनी अपसेट होकर बोली, अरे यार, काम तो होता रहेगा, लेकिन दोस्त बार बार नहीं आते। ये सुन लैपटॉप की स्क्रीन से नजर हटाकर अर्नव ने एक नजर अवनी को देखा, जो गुस्से से अभी लैपटॉप पर काम कर रही थी। ये देख अर्नव तुरंत समझ गया कि अवनी को गुस्सा आ रहा है रागिनी की बातें सुनकर, इसीलिए उसने रागिनी को देखते हुए बोला, कुछ इंपॉर्टेंट काम है तो बोलो, नहीं तो किसी और दिन खाने के लिए चलेंगे। इस पर रागिनी ने मुंह बनाते हुए कहा, नहीं, वैसे कोई इंपॉर्टेंट काम तो नहीं था, लेकिन खाना भी तो एक इंपॉर्टेंट काम ही है ना। रागिनी की ऐसी बेतुकी बातें सुनकर अवनी मन में बोली, इसका क्या मतलब है, कैसा काम, कहीं इन दोनों के बीच कुछ चल तो नहीं रहा। इसके बाद अवनी के दिमाग के घोड़े दौड़ने लगे। वहीं दूसरी तरफ अर्नव रागिनी की ऐसी बातें सुनकर एक शब्द में बोला, नो मीन्स नो, अंडरस्टैंड। अर्नव से इतना सुनते ही रागिनी तुरंत कैबिन से भाग गई, जिससे उसे अर्नव का गुस्सा झेलना पड़े। अर्नव को लगा वो गुस्से में गई है। ये सब देखकर अवनी के दिल में मानो तितलियां उड़ने लगी। उसे ऐसा आज इतने दिनों के बाद कुछ महसूस हो रहा था, क्योंकि आज अर्नव ने उसकी जगह किसी और को डांटा था। अवनी को एक और बात अच्छी लगी थी कि अर्नव ने रागिनी से कहा कि उसके पास टाइम नहीं है, जबकि वो अवनी के साथ डॉक्टर के पास जा रहा है। वो उसे छोड़ किसी और को टाइम नहीं देना चाहता। अवनी मन ही मन बोली, यार ये अर्नव कितना क्यूट सा बिहेव करने लगा है। अब मैं भी डॉक्टर के पास जाने का इंतजार कर रही हूँ, मजबूर हो गई हूँ अपने दिल के हाथों से। थोड़ी देर बाद उसी दिन 12 बजे अर्नव अवनी को लेकर ताज होटल पहुंच गया। दोनों के आगे पीछे 2-2 गार्ड थे। ताज होटल खुद में ही बहुत सुंदर और लग्जरी होटल था, जहाँ सिर्फ बिजनेसमैन और एक्टर एक्ट्रेस आते थे एंजॉय करने के लिए। अवनी उस जगह को देखकर बेहद खुश थी। अर्नव पूरा टाइम अवनी का हाथ पकड़े हुए था। अवनी ने नोटिस किया कि एक क्लाइंट उसे ही देखे जा रहा था, लेकिन अर्नव को ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था, इसीलिए उसने अवनी को पीछे कर खुद को आगे कर लिया। लेकिन जब मीटिंग की बारी आई तो उसे अवनी को छोड़ना पड़ा। अवनी ने बड़े अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन दिया, जिसके बाद जब मीटिंग खत्म हुई तो सबने खड़े होकर अवनी के लिए तालियां बजाई। ये सब देखकर अर्नव को खुद पर बहुत प्राउड महसूस हो रहा था कि अवनी उसकी वाइफ थी। हालांकि उसकी हुई नहीं थी, लेकिन अर्नव तो अर्नव था। वो कहाँ फालतू इन सब चीजों को मानता था। उसके लिए तो हमेशा ही अवनी उसकी वाइफ रही है। अर्नव ने हल्की मुस्कान दी, जिसे अवनी ने देख लिया था, इसीलिए उसे बेहद अच्छा फील हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ निधि को सही सलामत उसके फ्लैट में पहुंचा दिया गया था। निधि को अभी भी ये नहीं पता चल पाया था कि वो जगह कौन सी थी और वो कैसे गई और कैसे आई। उसे यहाँ लाया कब गया ये भी उसे याद नहीं था। निधि की जब आँख खुली तब उसने खुद को अपने रूम में अपने बेड पर लेटा हुआ पाया। वो बेड से उठी और मिरर के सामने जाकर खुद की बॉडी को चेक करने लगी, कहीं कुछ उसके साथ हुआ तो नहीं था। निधि को ये देखकर राहत मिली कि उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसने आसपास बाहर हर जगह देखा, लेकिन कोई भी नहीं था। निधि ने खुद से कहा, बाप रे, ये इंसान सच में बहुत खतरनाक है, न जाने मैंने इससे कैसे पंगा ले लिया। चली थी झांसी की रानी बनने, मुझे तो अवनी के बारे में सोच कर डर लग रहा है, लेकिन मैंने जहाँ तक जाना है अर्नव ने कभी भी अवनी को नुकसान नहीं पहुंचाया। न जाने क्यों, लेकिन उसकी आंखों में साफ अवनी के लिए प्यार झलक रहा था। मैं विश के अवनी अर्नव को बदल पाए। वैसे भी उससे दूर रहने का नतीजा ऑलरेडी अवनी ने देख लिया है, और अवनी भी उससे दूर नहीं रह सकती। ये मैं क्या बोल रही हूँ, तू पागल है क्या निधि? तू उस राक्षस के पास अपनी दोस्त को छोड़ देगी? नो 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 नो, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। निधि ये कह के कुछ सोचने लगी। बेचारी निधि ये सबसे अनजान थी कि उसके ऊपर कुछ लोग नजर रखे हुए हैं। तभी निधि के रूम से कॉल बजने की आवाज आई। निधि भागकर अपने रूम में गई और अपना फोन उठाया। दूसरी तरफ से आवाज आई,
हेलो जान। निधि ये सुन मुंह फुलाकर बोली, एक दिन इस जान की जान ले लेना तुम। यार राहुल, तुम कब आओगे इंडिया? जब से गए हो तब से आए ही नहीं हो, और ना ही मुझे बुला रहे हो। क्या तुम्हें कोई दूसरी मिल गई है? ये सुनकर राहुल ने बड़े प्यार से कहा, हाँ बिल्कुल, उसका नाम शायद ना से शुरू होता है। निधि स्माइल करते हुए बोली, तुम्हें बातें बनानी बहुत अच्छे से आती है। ऐसे ही हमेशा की तरह आज शाम को भी निधि की राहुल से बात हुई। थोड़ी देर बाद निधि ने फोन रख दिया। जब राहुल ने फोन रखा तो फिर एक कॉल उसके दूसरे नंबर पर आई। उसने उठाया और दूसरी तरफ से आवाज आई, हेलो, क्या आप बिजी हो? राहुल बोला, नहीं, तुम्हारे लिए मैं हमेशा हाजिर रहता हूँ। दूसरी तरफ से ये सुनते ही लड़की हंसने लगी। जहाँ एक तरफ अर्नव अवनी की कहानी चल रही थी, राहुल किसी से ऐसी बातें कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ कहीं दूर एक आइलैंड के बीचों बीच एक डरावना जंगल था, जिसके अंदर अगर कोई चला जाए तो वापस नहीं आता। ऐसा उस जगह के बारे में लोग कहते थे। लेकिन उसी जंगल के बीचों बीच एक शानदार विला, एक सीक्रेट रूम, एक इंसान किंग चेयर पर बैठा था और उसके पास एक इंसान किसी लड़की को टॉर्चर कर रहा था। तभी अचानक किसी ने दरवाजा खटखटाया। सर नीचे कर उससे कहा, बॉस, हमें पता चल गया है कि इस लड़की को कौन ने भेजा। वो आदमी जो किंग चेयर पर एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखकर देख रहा था, उसने अपनी डरावनी आवाज में कहा, अब बताओ बे। जी बॉस, इस लड़की को ग्रीन जोन ग्रुप ने भेजा था आपके बारे में पता करने के लिए और सारी जानकारी भेजने के लिए। शायद कुछ जानकारी तो इस लड़की ने भेज भी दी है। ये ग्रीन जोन ग्रुप की अंडर एजेंट है। इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं पता चल पाया। इतना सुन वो इंसान जो किंग चेयर पर बैठा था वो गुस्से के मारे बौखला गया। अपने दांत पीसते हुए बोला, ग्रीन जोन, ग्रीन जोन, ग्रीन जोन। इस ग्रीन जोन की वजह से मैं कहीं भी अपना काम ठीक से नहीं कर पाता। अगर इस ग्रीन जोन ने दखल ना दी होती तो आज मेरा इस दुनिया पर राज होता। पता करो ये ग्रीन जोन का बॉस कौन है और इस बार उसके बारे में जान के आना, नहीं तो मुझे अपनी सूरत तक मत दिखाना। ये कहकर उसने पास में पड़ा टूल उठाकर उस लड़की पर दे मारा। उस लड़की की चीख उस कमरे में गूंज गई। थोड़ी देर चीखने के बाद वो लड़की गुस्से से ब्लैक डेविल से बोली, तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा वो कौन है और वो तुम्हें बर्बाद करके छोड़ेगा। ब्लैक डेविल का नामो निशान मिटा देगा वो। ये कहकर वो हंसने लगी। किंग चेयर पर बैठा वो आदमी जो वहां से उठकर जा ही रहा था, वो लड़की की ऐसी बातों को सुनकर रुक गया और गुस्से से बोला, ब्लैक डेविल को कोई मिटा सके इतना किसी में दम नहीं है। जो हाल आज तुम्हारा है ना, वही हाल तुम्हारे ग्रुप और तुम्हारे बॉस का होगा। ये सुनते ही वो लड़की दोबारा बिना डरे डेविल स्माइल करते हुए बोली, एक बार न्यूज खोलकर तो देखो क्या चल रहा है। ये सुनकर वो आदमी जिसका नाम ब्लैक डेविल था चिल्लाते हुए बोला, इसे ठीक है अभी खत्म कर दो। सबसे पहले इसकी जुबान काट दो, इसकी जुबान बहुत तेज है। जैसा उसने कहा उनके आदमियों ने वैसा ही कर दिया। चारों तरफ सिर्फ उस लड़की की चीख सुनाई देने लगी। ब्लैक डेविल अपने गुस्से के साथ बाहर निकल गया। पहले हर कंट्री पर ब्लैक डेविल का राज हुआ करता था। सब ब्लैक डेविल से इतना डरते थे कि ब्लैक डेविल जहां अपना हाथ रख दे वो जगह उसकी हो जाती थी। लेकिन जब से ग्रीन जोन ग्रुप आई थी, सिर्फ इस ग्रुप की चर्चा होती थी। कोई नहीं जानता था कि ग्रीन जोन ग्रुप कौन है, ये लोग कहाँ से आते हैं। लेकिन जब भी कहीं मुसीबत होती थी, ग्रीन जोन ग्रुप पहुंच जाता था और जाते जाते अपना बैच छोड़ जाता था, जिससे लोगों को ग्रीन जोन ग्रुप के बारे में पता चलने लगा। और जब से ग्रीन जोन ग्रुप आया था, ब्लैक डेविल का राज कम हो गया था। उसके जितने भी ठिकाने थे धीरे धीरे जब्त होते गए। जहां जहां ब्लैक डेविल के काम होते थे वहां सारी जगह पर आग लग गई थी। लेकिन लोग ये अभी तक भूले नहीं थे कि ब्लैक डेविल अब भी मरा नहीं है। जब भी ग्रीन जोन ग्रुप की कोई भी बात फैलती थी तो वो न्यूज पर आ जाती थी। क्या अवनी के साथ साथ 3 साल पहले अर्नव के साथ भी कुछ हुआ था जिससे वो पूरी तरह से बदल गया? आखिर ग्रीन जोन से ब्लैक डेविल इतनी नफरत क्यों करता है? क्या इसका कोई कनेक्शन अर्नव या राहुल से जुड़ा हुआ है? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड। जुबान काटी। वहीं दूसरी तरफ इंडिया में अवनी अर्नव का हाथ छुड़ाते हुए बोली, क्या तुम मुझे कुछ देर अकेला नहीं छोड़ सकते? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि मेरे आगे पीछे बॉडीगार्ड घूमे। तुम लेकर घूमो गार्ड्स को। अवनी की ऐसी बचकानी बातों पर अर्नव बोला, तुम मेरे साथ आई हो इसीलिए तुम मेरी जिम्मेदारी हो। ये सुनते ही अवनी गुस्से में बोली, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ कि तुम मुझे हर जगह साथ रखो। ये सुनते ही अर्नव ने उसका हाथ छोड़ दिया और चिढ़ते हुए बोला, ठीक है, तुम्हें जहां जाना है जाओ, मैं तुम्हारे साथ किसी बॉडीगार्ड को भी नहीं रखूंगा, लेकिन फिर मुझे मत कहना कि तुम्हारी मदद नहीं की। अवनी ये सुनने के बाद भी उसे इग्नोर कर दूसरी तरफ देखने लगी और बोली, ऐसा कभी नहीं होगा। अर्नव भी अपने गार्ड्स को लेकर वापस मीटिंग हॉल में चला गया। अवनी ने मन में अर्नव को गाली दी और कहा, भगवान जाने इस पूरी दुनिया में यही इंसान क्यों मिला था मुझे। सच में ये दुनिया बहुत छोटी है। काश मेरी शादी टूट जाए, मैं कहीं भाग जाऊं, लेकिन अफसोस कि ऐसा कर नहीं सकती। डर की इंसान कहेगा। मर भी रही होंगी कभी तो इससे मदद नहीं मांगूंगी। अवनी अपने आप में बड़बड़ाती चली जा रही थी। अवनी को चलते हुए एक तस्वीर दिखाई दी। शायद ये बेहद पुरानी थी लेकिन सबसे अलग थी। उस तस्वीर पर 2 लोग एक दूसरे के बेहद करीब थे। अवनी उस तस्वीर को देख खुद को बेहद आकर्षित फील कर रही थी। अवनी पूल के पास तस्वीर को बेहद ध्यान से देख रही थी, मानो उसे वो तस्वीर पसंद आई हो। अवनी वो तस्वीर देख उसमें दोनों किरदारों को वो खुद और अर्नव समझ रही थी। अवनी ये देख मुस्कुरा उठी, लेकिन फिर उसे ख्याल आया कि अर्नव दिल से उसका नहीं है। वो भले ही उससे प्यार कर ले, लेकिन रहेगा तो आज भी किसी और के बच्चे का बाप ही ना। ये सोच अवनी की आंखों से एक आंसू उसके गालों पर लुढ़क आया।
अवनी ने अपने आंसू पोंछे, लेकिन जैसे ही जाने को हुई वो तुरंत स्विमिंग पूल में गिर गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ, कोई तो हेल्प करो। अवनी को स्विमिंग नहीं आती थी, जिसकी वजह से वो बेहद डरी हुई थी और वो स्विमिंग पूल भी बहुत गहरा था। अर्नव किसी जरूरी बातचीत के लिए अंदर वापस मीटिंग रूम में चला गया था, लेकिन जब उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आई तो वो बाहर जाकर देखने लगा। जैसे ही उसने अवनी को डूबते हुए देखा, उसके दिल में चुभन सी हुई और वो दौड़कर पूल के पास गया और बिना सोचे समझे पूल में कूद गया। फिर अवनी को अपनी गोद में उठा लिया। अर्नव ने अवनी को इतने कसकर खुद से चिपका लिया मानो अवनी कोई कीमती डॉल हो। उसे डर था कि अवनी फिर से कहीं गायब न हो जाए। अवनी का सिर अर्नव के सीने पर था। अवनी अर्नव के दिल की धड़कनों को साफ साफ सुन सकती थी। अर्नव की धड़कनें इतनी तेज थी कि मानो उसका दिल बाहर ही आ जाएगा। अर्नव अवनी को बाहर ले आया। सबसे पहले उसने एक रूम बुक करवाया और अवनी को उसमें ले गया। अर्नव ने अवनी को बेड पर लेटाया और टॉवल से उसके बाल पोंछे। फिर उसने हेयर ड्रायर से बाल सुखाए। अपने गार्ड से कहकर उसने अवनी के लिए एक ड्रेस मंगवाई और अवनी की ड्रेस बदल दिया, जिससे अवनी को पहले से बेहतर महसूस हो रहा था। अर्नव डांटने के लहजे में बोला, क्या जरूरत थी पूल के पास जाने की? तुम्हें पता भी है मेरी क्या हालत हो गई थी? तुम्हें डूबते हुए देखकर मेरी जान निकल गई थी। ये कह के उसने अवनी को अपने सीने से लगा लिया। अवनी बस अर्नव के चेहरे के एक्सप्रेशंस देख रही थी, जो बेहद परेशान दिखने वाले थे। हालांकि कभी भी अर्नव के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं होते थे, लेकिन इस बार अर्नव के माथे पर शिकन और परेशानी देखकर अवनी को अच्छा लग रहा था। उसे वो दिन याद आ गया जब अवनी को चोट लगी थी और अर्नव उसे छोटी सी चोट के लिए तुरंत डॉक्टर के पास ले गया था। अर्नव ने अपने दोनों हाथों से अवनी के चेहरे को थाम लिया और कहा, तुम ठीक तो हो ना? कहीं तुम्हें चोट तो नहीं आई? अवनी ने बस ना में अपनी गर्दन हिला दी। उसी वक्त रूम का डोर किसी ने नॉक किया। अर्नव जाकर दरवाजा खोलता तो डॉक्टर खड़े थे। डॉक्टर अंदर आए और अवनी का चेकअप करने लगे। कुछ देर बाद जब डॉक्टर उठे तो अर्नव ने तुरंत सवाल पूछा, अवनी ठीक तो है ना डॉक्टर? डॉक्टर ने कहा, एब्सोल्युटली फाइन मिस्टर मल्होत्रा, आप टेंशन मत ले, बस इन्हें हेल्दी फूड खिलाइए, इन्हें इम्यूनिटी की बहुत जरूरत है। मैंने कुछ दवाइयाँ लिखी हैं, इन्हें आप खिलाते रहिए, ये एकदम ठीक हो जाएंगी। अर्नव ये सुन राहत की सांस लेने लगा। अर्नव अवनी के पास जाकर बैठ गया और उससे कहा, देखा, तुम्हें इसीलिए कहा था मैंने बॉडीगार्ड के साथ रहो, पर नहीं, तुम्हें तो किसी की सुननी ही नहीं है। अवनी ने देखा कि अर्नव की डांट पहले से काफी सॉफ्ट हो गई थी। वो अब प्यार से डांटने लगा था। अवनी जब तक सो गई, अर्नव उसके पास ही रहा। फिर उसने देखा कि रागिनी उसे फोन कर रही है, इसीलिए अर्नव कमरे से बाहर निकलकर फोन उठाया तो दूसरी तरफ से आवाज आई, हेलो, हाँ सारे इंतजाम हो गए, हाँ बस अवनी यहाँ आ जाए तो मेरा प्लान सक्सेसफुल हो जाए, ओके। ये कह के वो कॉल काटकर वापस अंदर चला गया। अवनी जब होटल के कमरे में सो रही थी, उसी दिन शाम में अर्नव ने साइकियाट्रिक को बुलाया और कहा, अवनी अंदर ही है, मैं चाहता हूँ कि वो एकदम ठीक हो जाए। ये कहकर वो डॉक्टर को अंदर ले गया। अवनी अभी भी सो रही थी। डॉक्टर अवनी के पास जाकर एक पेंडेंट जैसा कुछ क्रिस्टल का निकाला और अवनी के चेहरे के सामने कर दिया और अवनी को जगाते हुए बोला, अपनी आंखें खोलो, देखो तुम्हारे सामने एक सुंदर सा नजारा है, धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलो। धीरे धीरे अवनी अपने सपने से बाहर आने लगी और अपनी आंखों को खोलने लगी। अवनी की आंखें खोलते ही उसे कुछ गोल गोल दिखने लगा। डॉक्टर ने कहा, ध्यान से देखो इसे, इस पॉइंट पर एकदम ध्यान से देखो, तुम धीरे धीरे इसके अंदर जा रही हो। देखते ही देखते अवनी की आंखें बंद हो गई। डॉक्टर ने कहा, अवनी, क्या तुम मुझे सुन पा रही हो? नींद में अवनी बोली, हाँ। अर्नव ने जो डॉक्टर से पता लगाने के लिए बोला था, वो उन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए अवनी से एक एक करके पूछने लगा, क्या तुम अभी भी अर्नव से प्यार करती हो? हाँ। क्या तुम ये शादी करना चाहती हो? हाँ भी, नहीं भी, क्योंकि मैं अर्नव से बेहद प्यार करती हूँ और ना क्योंकि अर्नव की पहले से एक बेटी है जिसे देखकर मुझे बुरा लगता है। ये सुन डॉक्टर ने अर्नव को देखा जो नाम में सर हिला रहा था, लेकिन फिर अर्नव को याद आया कि कहीं वो मायरा के बारे में तो नहीं बोल रही। उसे एहसास हुआ कि अवनी को गलतफहमी हुई है। डॉक्टर ने फिर अवनी से कहा, और अगर अर्नव की बेटी नहीं होती तो क्या तुम खुद अपने पास से निकलती? हाँ। और अगर अर्नव सब सही कर दे तो क्या तुम सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ोगी, अपनी पिछली जिंदगी की सारी बातें भूल जाओगी? हाँ, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उसकी पहले से ही एक बीवी है। अब अर्नव को ये समझ नहीं आ रहा था कि उसकी बीवी कहाँ से पैदा हो गई। डॉक्टर ने अवनी से पूछा, अर्नव की बीवी का नाम क्या है? वैशाली। ये सुनकर अर्नव का दिमाग ठनका और कहा, वैशाली मेरी बीवी कब बनी? इस लड़की ने कितनी गलतफहमियां पाल रखी है। डॉक्टर ने कहा, ठीक है, अब तुम धीरे धीरे अपने पास से बाहर आ जाओगी, तुम भूल जाओगी अपने बच्चे को। नहीं, मैं नहीं भूल सकती अपने बच्चे को, अवनी चिल्लाते हुए बोली। शांत हो जाओ, मैं कह रहा हूँ, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। तुम भूलने की कोशिश करो अपने बच्चे को। तुम्हें अर्नव पहले जैसा चाहिए ना? और क्या तुम पुरानी बातों को याद कर अपना फ्यूचर खराब करना चाहती हो? क्या तुम नहीं चाहती कि सब खुश रहे? हाँ, मैं खुद को खुश देखना चाहती हूँ, मैं भूलने की कोशिश करूंगी। गुड गर्ल, तुम बाहर आ रही हो, धीरे धीरे। ये कहकर वो शांत हो गया और अवनी अपनी आंखें खोलने लगी। अवनी ने सामने देखा तो उसे सिर्फ अर्नव दिखा जो सामने खड़ा था। अवनी ने अर्नव को देखते हुए कहा,
तुम खड़े क्यों हो? अर्नव तुरंत उसके पास जाकर बैठ गया और उसका सर सहलाने लगा और कहा, तुम्हें थोड़ी देर और आराम करना चाहिए, तुम अभी भी थकी दिख रही हो। अवनी अपने माथे को पकड़कर बोली, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, सर में काफी दर्द हो रहा है, लाओ मैं तुम्हारा सर दबा देता हूँ। अवनी ने हाँ में सर हिला दिया और सोने लगी। अर्नव तब तक बैठा रहा जब तक अवनी सोई नहीं। अवनी के सोने के बाद डॉक्टर पर्दे से बाहर निकले। अर्नव डॉक्टर को लेकर बाहर आ गया। डॉक्टर ने फिर अर्नव को समझाना शुरू कर दिया। मिस्टर मल्होत्रा, मिस अवनी को गहरा शौक लगा है, वो उस मंजर को किसी भी हालत में भुला नहीं पा रही है। अक्सर जब इंसान खुद तकलीफ में होता है तो उसे अपनी पुरानी यादें बार बार याद आती हैं। इसी तरह अवनी जी के अंदर धीरे धीरे उनके बच्चे के जाने का दुख बढ़ता गया, क्योंकि उन्हें जो खुशी चाहिए थी वो उनके पास नहीं थी। कहने का मतलब ये है कि आप उस वक्त इंडिया में थे और वो ऑस्ट्रेलिया में। उसी वक्त वो खुद को अकेला समझ बैठी थी। सबके होने के बावजूद भी वो आपको ढूंढती थी, लेकिन आपके ना होने की वजह से वो अपने बच्चे को ढूंढने लगी। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो शायद वो अपने बच्चे को इमेजिन करने लगेंगी, जिसकी वजह से उन्हें उनका बच्चा ना होने के बावजूद भी दिखने लगेगा। वो खुद को किसी और दुनिया में धकेल लेगी। डॉक्टर की बातों को सुनने के बाद अर्नव बोला, इसका इलाज क्या है डॉक्टर? अर्नव के सवालों का जवाब देते हुए डॉक्टर बोले, उन्हें खुशी दो, उन्हें प्यार दो, उनके लिए आप पहले जैसे बन जाओ। उन्हें फिलहाल प्यार और केयर की सख्त ज़रूरत है, और उनकी जो भी गलतफहमियां हैं उन्हें दूर करो। इतना सुनने के बाद अर्नव ने बस जी में आंसर दिया, मैं कुछ मेडिसिन लिख कर देता हूँ, उन्हें ये दोगे तो वो जल्दी ही रिकवर हो जाएंगे, लेकिन अगर खुश रहेंगी तो और जल्दी रिकवर होंगी। मायूस मन से अर्नव बोला, ओके डॉक्टर। डॉक्टर के जाने के बाद अर्नव ने एक कॉल किया। रिंग होने के बाद किसी की आवाज़ आई, हेलो। अवनी उस तस्वीर में खुद को और अर्नव को क्यों देख रही थी? क्या वो तस्वीर दोनों के छिपे हुए पुराने रिश्ते से जुड़ा कोई राज है? वहीं दूसरी तरफ अर्नव ने फोन पर क्यों कहा, मेरा प्लान सक्सेसफुल हो जाएगा? क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश छुपी हुई है जिससे अवनी बिल्कुल अनजान है? या फिर अवनी को वैशाली और मायरा के साथ साथ ही अर्नव की पूरी सच्चाई पता चल जाएगी? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड। अवनी को चेक करके डॉक्टर के जाने के तुरंत बाद ही अर्नव ने एक कॉल किया और थोड़ी देर रिंग होने के बाद किसी की आवाज आई, हेलो। फोन की दूसरी तरफ से आवाज आने के तुरंत बाद अर्नव इमोशनल होकर बोला, हेलो माँ। अर्नव की आवाज फोन पर सुनते ही दूसरी तरफ से पूर्वी जी बोली, आज फाइनली तुझे अपनी माँ की याद आ गई। ये सुनते ही अर्नव अपने इमोशन को कंट्रोल करके बोला, माँ मुझे आपसे कुछ कहना है। ये कहने के बाद आधे घंटे तक माँ बेटे की एक दूसरे से बात हुई। फिर अर्नव ने फोन रख दिया और रूम की ओर बढ़ गया। रूम के अंदर आते ही उसने देखा कि अवनी अभी भी सो रही है। अर्नव ने उसे जगाया नहीं और उसके बगल में जाकर लेट गया। अर्नव एक हाथ फोल्ड करके सर के नीचे रखे हुए था और दूसरे हाथ से अवनी के माथे को सहला रहा था। दूसरी तरफ निधि बेड पर लेटी राहुल के बारे में सोच रही थी। निधि भी अब थक गई थी राहुल से दूर रहकर, आखिर थी तो वो भी एक इंसान ही। निधि ने राहुल को कॉल लगाया, लेकिन दूसरी तरफ से जवाब आया, द नंबर यू हैव डायल्ड इज करंटली स्विच्ड ऑफ, प्लीज ट्राई अगेन लेटर। निधि का चेहरा ये सुनकर मुरझा गया। उसने ऊपर की सीलिंग को देखते हुए कहा, तुम ऐसे भी क्या बिजी रहते हो जो रात को बात करने की फुर्सत तक नहीं होती। निधि को भी अब राहुल पर शक होने लगा था। अगले दिन सुबह जब अवनी सोकर उठी तो उसे महसूस हुआ कि अर्नव का हाथ उसकी कमर पर था। उसने धीरे से अर्नव का हाथ अपनी कमर से हटाकर पास में बेड पर रख दिया। अर्नव अभी सो रहा था। वो सुबह के 4 बजे सोया था। इस वजह से उसकी नींद काफी गहरी थी, जिससे उसे महसूस भी नहीं हुआ कि अवनी ने उसका हाथ हटाया है। अवनी बेड से उठी और वॉशरूम में चली गई, लेकिन जब वॉशरूम में जाकर खुद को देखा तो उसे महसूस हुआ कि उसने कोई और कपड़े पहने हैं। अवनी को फील हो रहा था कि रात में किसी ने उसकी ड्रेस चेंज कर दी। उसके गाल पूरे लाल हो गए थे, ये सोचकर कि रात को अर्नव ने उसके कपड़े बदले थे। अवनी को सोचते हुए बोली, लेकिन मैं अभी क्या पहनूंगी, मेरे पुराने कपड़े कहाँ हैं? उसने हर जगह ढूंढा, लेकिन उसके पुराने कपड़े नहीं मिले। फिर अवनी ने अपना फोन उठाकर किसी को कॉल करके बोली, मेरे लिए की दूसरी तरफ से आवाज आई, मैम आप लोकेशन भेज दीजिए, मैं लेकर आऊंगा। ये सुनकर अवनी ने बस नॉर्मल टोन में कहा, ओके। ये कहकर फोन काट दिया, जिसके 10 मिनट बाद ही दोबारा अवनी को कॉल आया, मैम मैं होटल के एंट्रेंस गेट पर खड़ी हूँ। कपड़े का बेसब्री से इंतजार करती हुई अवनी बोली, ओके तुम होटल के अंदर आओ, मैं तुम्हें एक कार्ड भेज रही हूँ, फोन में उसे जाकर रिसेप्शनिस्ट को दिखा दो, वो तुम्हें मेरे रूम तक ले आएगी। अवनी ने जैसा कहा उस लड़की ने वैसा ही किया। अवनी ने गेट खोल कर रखा था जिससे वो सीधे अंदर आ सके, नहीं तो अर्नव की नींद डिस्टर्ब हो जाती। वो लड़की आई और अवनी ने उससे पेपर बैग लेकर दरवाजा बंद कर दिया। फिर वो वॉशरूम में गई और कुछ देर बाद फ्रेश होकर बाहर आ गई। अवनी ने बेहद ही सुंदर प्लाजो टाइप सूट पहना था। कुर्ती में काफी अच्छी डिजाइन थी। अवनी की ड्रेस सुबह के हिसाब से बिल्कुल ठीक थी। असल में वो लड़की अवनी की पर्सनल सेक्रेटरी थी, जिसका नाम विधि शर्मा था। वो खासकर अवनी के लिए ऑस्ट्रेलिया से इंडिया आई थी। अवनी ने खुद के लिए उसे बुला लिया था। प्रकाश जी उसे साथ ही ले आए थे। अवनी जब तक तैयार हुई अर्नव उठ चुका था। अर्नव उसे प्यार से देखने लगा, जिसकी वजह से अवनी अनकंफर्टेबल हो गई। अर्नव उसे और ना तंग करते हुए वॉशरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद अर्नव निकला, जिसे देखकर अवनी ने अपनी नजरें घुमा ली। अर्नव सिर्फ टॉवल में था जो उसकी कमर पर बंधी हुई थी। अर्नव मुस्कुराया और अवनी से कहा, तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे तुमने कुछ देखा ही नहीं। ये सुनकर अवनी के गाल पूरे लाल हो गए। वो बुरी तरह से शर्मा रही थी। अर्नव ये देखकर सडक्टिव स्माइल करता हुआ अवनी के करीब गया और पीछे से गले लगाकर उसकी गर्दन पर किस कर लिया। फिर उसने कानों के पास जाकर धीमी आवाज में कहा, तुम्हें मुझे देखकर इतनी शर्म नहीं आनी चाहिए थी।
अर्नव की गर्म सांसें अवनी के कानों में सरसराहट पैदा कर रही थी। अर्नव उसे खुद में सिमटता देख उसे छोड़कर कबर्ड के पास चला गया और कबर्ड से जीन्स और शर्ट निकालकर पहन ली। अवनी ने उसे एक नजर देखने की भी हिम्मत नहीं की। फिर अर्नव ने ब्लेजर निकालकर पहन लिया। दोनों तैयार होकर निकल गए। वहीं दूसरी तरफ घर पर बैठा रोहन कुछ साल से वर्क फ्रॉम होम कर रहा था। उसकी काफी अच्छी जॉब थी और उसकी पोजीशन भी अच्छी थी। रोहन जब 19 साल का था तभी से पढ़ाई और काम दोनों ही संभालना शुरू कर दिया था। रोहन बेहद मेहनती और इंटेलिजेंट लड़का था। रोहन अवनी से सिर्फ 1 साल छोटा था। उसकी अभी पढ़ाई खत्म हुई थी और उसका पूरा फोकस काम पर था। अपना बिजनेस ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए वो दिन रात काम करता था। इतने पैसे होने के बावजूद भी वो खुद के बल पर कुछ करना चाहता था। रोहन की बेहद अच्छी पर्सनालिटी थी। उसका बॉडी स्ट्रक्चर भी बेहद सुंदर था, जिसकी वजह से कोई भी लड़की उस पर अट्रैक्ट हो जाती थी। रोहन बिल्कुल फिट और दूसरों के लिए स्ट्रिक्ट इंसान था। रोहन लैपटॉप पर अपना काम करके लेट गया, लेकिन तभी उसे एक कॉल आई। उसने कॉल रिसीव करके हेलो कहा तो दूसरी तरफ से आवाज आई, सर आपने जिस लड़की के बारे में पता करने को कहा था उसके बारे में पता चल गया है। फोन पर आ रही आवाज सुनने के बाद रोहन बिना कोई खास एक्सप्रेशंस दिए बोला, एक काम करो, सारी डिटेल्स मुझे भेज दो। और बस इतना कहने के बाद उसने फोन काट दिया। फिर कुछ देर सोचते हुए खुद से कहा, कब तक खुद को मुझसे बचाओगी? एक ना एक दिन तुम्हें मेरे सामने आना ही होगा। ये कहकर उसने हल्की सी स्माइल दी और एक किताब से एक फोटो निकालकर उसे चूम लिया। फोटो में एक लड़की स्माइल करती हुई पोज दे रही थी। दूसरी तरफ अभिनव रूम में बैठे पूर्वी जी की बातें याद कर रहा था। पूर्वी जी ने अभिनव को ये बताया था कि अर्नव एक लड़की के घर रिश्ता लेकर जाने वाला है। ये सुनकर अभिनव को खुशी हुई कि अवनी के जाने के बाद कोई तो लड़की उसे अच्छी लगी। ये सोचकर वो खुश था। तभी अंदर आते हुए वैशाली बोली, क्या सोच रहे हैं आप? वैशाली के सवाल पर अभिनव बोला, कुछ नहीं, बस अर्नव के बारे में सोच रहा था। न जाने कौन होगी जिसने अर्नव को प्यार करने पर मजबूर कर दिया। ये कहकर वो खुश था कि अब उसका भाई आगे बढ़ रहा है। ये सुनते ही वैशाली ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोला, मेरा भाई है ही इतना खास, लेकिन देखिए आपके भाई को दोबारा प्यार हो गया और आपको अभी तक एक बार भी प्यार नहीं हुआ। क्या अभी भी हमें आप अपनी जिम्मेदारी समझते हैं? अभिनव उसे देखते हुए बोला, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपको मैं जिम्मेदारी समझता? मुझे किसी ने कहा था, रिश्ता निभाना है तो दिल से निभाओ, नहीं तो उसे जिम्मेदारी समझकर जिंदगी बर्बाद मत करो। वैशाली ने पूछा, अच्छा तो ये बात आपको किसने सिखाई है? ये सब सुनकर अभिनव की आंखों के आगे अवनी का चेहरा फ्लैश कर गया। अभिनव ने तुरंत सब कुछ भूलकर वैशाली को अपनी बाहों में ले लिया और प्यार से उसके माथे को सहलाते हुए बोला, हमारी बच्ची बिल्कुल आप पर गई है। ये सुनकर वैशाली ब्लश करने लगी। वैशाली ने बाहों में सिमटते हुए कहा, अब जाकर शायद अभिनव जी घर वापस आएंगे। आई विश ऐसा ही हो। वहीं अभिनव ये कहकर कुछ सोचने लगा और वैशाली मायरा के पास चली गई जो हॉल में खेल रही थी। अभिनव वैशाली को जाते देख खुद से बोला, कैसे बताऊं आपको, जिसने मुझे प्यार करना सिखाया आज वो लोगों के बीच में है नहीं। आप मेरा दूसरा प्यार हो सकते हो, लेकिन जिसने मुझे प्यार की अहमियत दिखाई मैंने हमेशा उसके दिल को दुखाया है। ऐसे ही चलते फिरते सबकी जिंदगियों के 4 दिन बीत गए। इन 4 दिनों में अवनी के दिल में अर्नव के लिए पॉजिटिव वाइब्स आने लगी थी और इन 4 दिनों में अर्नव के बिहेवियर में काफी चेंज आया था। वो पहले जैसा प्यार से बात करने लगा था। अवनी को अर्नव में हर चीज अच्छी लग रही थी, लेकिन वो अभी भी अर्नव की बच्ची को नहीं भूली थी। अगले दिन संडे था, इसलिए अवनी रोज के हिसाब से थोड़ा लेट सुबह सोकर उठी थी। वैसे तो डेली सुबह जब तक कोई उठाए नहीं वो उठती नहीं थी, लेकिन संडे को अपनी पूरी नींद करके ही उठती थी। अवनी जैसे ही अंगड़ाई लेते हुए उठी तो उसने देखा अर्नव उसके रूम की काउच पर बैठे न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। उसने शक की निगाहों से देखते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिसका जवाब देते हुए अर्नव बोला, एक लड़की के रूम में एक लड़का क्या करता है? ये सुन अवनी उसे घूर कर देखने लगी, जिससे डर के अर्नव बोला, तुम सो रही थी तो मुझे लगा आज तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, इसीलिए सोने दिया। ये सुन अवनी चिढ़ते हुए बोली, तुम अभी के अभी यहाँ से जाओ, और तुम्हें अंदर किसने आने दिया? मजाकिया अंदाज में अर्नव बोला, तुम्हारे पापा ने। अर्नव का जवाब सुनने के बाद चिढ़ते हुए अवनी बोली, व्हाट? डैड भी ना किसी को भी अंदर आने देते हैं, उनको अपनी बेटी की जान की फिक्र है कि नहीं? ये कहकर वो मुंह बनाकर दूसरी तरफ देखने लगी। अवनी के पास की तरह ही क्या रोहन का भी कोई पास्ट है जिसकी फोटो वो किताब से निकाल कर चूम रहा था? वहीं राहुल हमेशा निधि से बात करने के बाद अपना फोन स्विच ऑफ क्यों कर देता है? क्या वो सच में निधि को धोखा दे रहा है या कोई और बात है? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड। अवनी का चेहरा गुस्से से तमतमा गया था जब उसे पता चला कि अर्नव को उसके कमरे में भेजने वाले और कोई नहीं बल्कि उसके अपने डैड है। उसे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो बड़बड़ाते हुए खुद से कहने लगी, वाह कमाल है, अब तो मेरे कमरे में भी बिना पूछे किसी को भी भेज दिया जाता है। पता नहीं इन सबको क्या लगता है, मेरी कोई प्राइवेसी है कि नहीं? उसकी धीमी मगर तेज आवाज अर्नव तक साफ साफ पहुंच गई। वो आराम से उसके पास बैठा, लेकिन कान बिल्कुल चौकस थे। हल्की सी मुस्कान उसके होठों पर आ गई। वो झुककर धीमे स्वर में बोला, मुझे नहीं लगता डैड किसी को भी अंदर आने देते, वो तो सिर्फ तुम्हारे पति को आने देते हैं, और भला तुम्हें अपने ही पति से डरना क्यों है? अर्नव की ये बात सुनकर अवनी का गुस्सा और भड़क गया। उसने तुरंत बेड पर से उठते हुए अर्नव को घूरा और ताने भरे लहजे में कहा, तुमसे बात करना ही बेकार है, तुम्हारे साथ बकवास करके मैं अपना टाइम नहीं खराब करना चाहती। ये कहते ही अवनी तेज कदमों से दरवाजे की ओर बढ़ी, लेकिन जैसे ही उसने हैंडल पकड़ा पीछे से अर्नव की आवाज आई, तुम इस तरह बाहर जाओगी? अवनी रुक गई, मगर मुड़ी नहीं।
उसकी झुंझलाहट और बढ़ गई। उसने मुड़कर उसकी ओर घूरते हुए कहा, मतलब क्या है तुम्हारा? अब इसमें भी तुम्हें दिक्कत है? अर्नब ने अपने लहजे को बेहद नरम कर लिया, जैसे किसी बच्चे को समझाते हुए वो धीरे से बोल रहा हो। गुस्सा मत करो, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि बाहर मेरी मॉम आई है, तुम इस तरह उनके सामने जाओगी। ये सुनते ही अवनी का मुंह खुला का खुला रह गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गई। क्या? मॉम यहाँ आई है और तुमने मुझे बताया भी नहीं? उसकी आवाज में नाराजगी कम और हैरानी ज्यादा थी। उसने घबराकर अपने कपड़े की ओर देखा, मानो अचानक उसे एहसास हुआ हो कि वो किसी भी हालत में सास के सामने ऐसे नहीं जा सकती। अर्नब ने मुस्कुराते हुए जानबूझकर बात को हल्का किया। उसने अभिनव का नाम लेना ठीक नहीं समझा, क्योंकि उसे पता था कि अवनी को ये सुनकर और असहजता होगी। इसीलिए उसने सहजता से कहा, तो अब तुम्हें नहीं लगता कि सबसे पहले जाकर नहा लेना चाहिए? और हाँ, प्लीज आज बिजनेस सूट मत पहन कर आना, थोड़ा नॉर्मल रहोगी तो सबको अच्छा लगेगा। अवनी ने तुरंत उसे गुस्से से देखा। मैं बेवकूफ नहीं हूँ क्या? फिर थोड़ी देर के लिए चुप हो गई। उसके चेहरे पर गुस्से और असमंजस का अजीब सा मिश्रण था। आखिरकार उसने धीरे से कहा, पहले तुम बाहर जाओ, मैं 5 मिनट में रेडी होकर आती हूँ। अर्नब ने उसकी इस बात पर होंठ दबाते हुए हल्की सी स्माइल छुपाई, लेकिन वो चुप नहीं रहा। सोफे पर वापस जाकर बैठ गया और बड़े ही सरकास्टिक अंदाज में बोला, क्यों? मेरे यहाँ से चले जाने से क्या ही हो जाएगा? और फिर मेरा वैसे भी बाहर ज्यादा मन नहीं लग रहा था, तो मैं तो यहीं रहूंगा। अवनी ने उसे घूरा, मतलब तुम यहाँ बैठे रहोगे जब तक मैं रेडी होती हूँ? अर्नब ने मजे से अपने हाथों को सिर के पीछे टिकाया और मुस्कुराते हुए बोला, बिल्कुल, वैसे भी तुम्हें रेडी होते देखना मुझे दुनिया का सबसे अच्छा टाइम पास लगता है। अवनी का चेहरा शर्म और गुस्से दोनों के बीच में फंस गया। उसने भौं चढ़ाई और खींचते हुए बोली, तुम्हारी आदतें बिल्कुल नहीं सुधरने वाली। अर्नब ने उसकी आंखों में देखकर धीमी मुस्कान के साथ जवाब दिया, और तुम्हारी ये तुनक मिजाज भी तो कभी नहीं जाएगा। कमरे में एक पल के लिए खामोशी छा गई। अवनी का गुस्सा धीरे धीरे कम हो रहा था, लेकिन वो खुद ये मानने को तैयार नहीं थी। वो अलमारी की ओर बढ़ी और कपड़े निकालने लगी, मगर उसने मन में बार बार वही बात घूम रही थी, अर्नब की मॉम बाहर है। उसके कदम तेज हो गए। उसे एहसास हुआ कि अब उसे और वक्त नहीं गंवाना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ अर्नब की मौजूदगी उसे अनकंफर्टेबल बना रही थी। अवनी ने फिर एक बार पलटकर उसे देखा और बोली, कम से कम दरवाजे के बाहर ही चले जाओ, तुम्हें यहाँ बैठकर क्या मजा आ रहा है? अर्नब ने होठों पर शरारती मुस्कान रखी और बोला, मजा तो आ ही रहा है, लेकिन सच कहूँ तो तुम्हें परेशान करने में ज्यादा मजा आता है। अवनी ने उसे घूरते हुए जोर से अलमारी का दरवाजा बंद कर दिया। उसकी इस हरकत पर अर्नब हल्का सा हंसा। अवनी नकली गुस्से में भौं चढ़ाकर बोली, देखो मैं वॉशरूम में कपड़े नहीं पहन सकती, और कमरे में तुम हो इसीलिए कह रही हूँ। उसके चेहरे पर खींच साफ झलक रही थी, मगर आवाज उतनी तेज नहीं थी, मानो वो खुद ही जानती थी कि उसका गुस्सा ज्यादा देर टिकने वाला नहीं है। अर्नब ने सोफे पर आराम से बैठते हुए होठों पर एक शरारती मुस्कान फैलाई और चुटकी लेते हुए बोला, तो क्या हुआ, मेरे सामने ही पहन लेना, आखिर मैं कौन सा अनजान? अवनी ने झल्ला कर कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? तुम यहाँ से जाते हो कि नहीं? अगर नहीं गए ना तो मैं डैड को बुला दूंगी। अर्नब ने जानबूझकर और भी शैतानी बढ़ा दी। वो उसकी आंखों में देखते हुए बोला, ओके बुला लो, वैसे भी डैड बहुत ज्यादा खुले मिजाज के इंसान है, उनके सामने कोई दिक्कत नहीं होगी। वो तो खुशी होंगे कि उनकी बेटी अपने पति के सामने नखरे दिखा रही है। ये सुनकर अवनी का माथा और सिकुड़ गया। वो मन ही मन बुदबुदाई, व्हाट द हेल, ये इंसान पागल है क्या? इसे कोई डबल पर्सनालिटी बीमारी है क्या? कभी इतना शांत और कभी इतना छिड़काने वाला। उसने झुंझलाकर कहा, ठीक है रहो तुम ये, मैं कोई साड़ी नहीं पहनने वाली हूँ, भूल जाओ फिर तुम। जैसे ही अवनी मुड़ी, अर्नब ने अचानक तेजी से उसकी कलाई पकड़ ली और उसे अपनी बाहों में खींच लिया। अवनी चौंक गई, उसकी सांसें तेज हो गई। अर्नब ने बड़े ही नर्म अंदाज में उसके चेहरे से ढीली लटों को हटाया और धीमे से कहा, ठीक है मैं चला जाऊंगा, लेकिन एक शर्त पर, मुझे एक गुड मॉर्निंग किस चाहिए, बस उसके बाद मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। अवनी की आंखें गुस्से और हैरानी से फैल गई। उसका मन कर रहा था कि पास पड़ा तकिया उठाकर उसके सर पर मार दे, मगर वो फिलहाल अर्नब की गिरफ्त में थी। उसने खींचते हुए कहा, सुबह सुबह क्या तुम भांग पी कर आए हो? मैं कोई किस नहीं देने वाली हूँ। अर्नब की मुस्कान और गहरी हो गई। वो बेहद प्यार से बोला, ठीक है मत दो, मैं खुद ले लूंगा। ये सुनते ही अवनी की धड़कन तेज हो गई। उसे अच्छी तरह पता था कि अर्नब जो कहता है वो करके दिखाता है, इसलिए उसने खुद ही हार मानते हुए आंखें घुमाई और बोली, ओके फाइन, मैं किस करूंगी, लेकिन सिर्फ चिक्स पर। और सुन लो, मैंने अभी तक ब्रश भी नहीं किया है। अर्नब ने शरारती हंसी के साथ कहा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारी सांस से ज्यादा मीठी तो कोई और चीज हो ही नहीं सकती। अवनी और खींच गई। उसने सख्त लहजे में कहा, देखो तुम्हें चाहिए तो ले लो, नहीं तो मैं सच में चिल्लाकर डैड को बुला लूंगी। अर्नब ने उसे हल्के से और करीब खींचते हुए उसकी आंखों में झांका और बोला, तुम मुझे धमकी दे रही हो? ये कहते ही उसने अचानक उसके होठों को अपने होठों से लॉक कर दिया। अवनी की आंखें चौड़ी हो गई। वो एक पल को फ्रीज हो गई, जैसे उसे समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। उसकी सांसें अटक गई। अर्नब ने कुछ ही देर में उसे छोड़ दिया, लेकिन उस छोटे से पल ने अवनी के पूरे बदन को अजीब सी सनसनी फैला दी थी। अर्नब ने हंसते हुए कहा, ये तुम्हारी पनिशमेंट थी, मुझे धमकाने की। और ये कहकर वो हल्के कदमों से दरवाजे की ओर बढ़ गया। बाहर निकलते वक्त भी उसकी आंखों में वही शरारत झलक रही थी। अवनी वहीं खड़ी उसे गुस्से से देखती रह गई। उसके होंठ अब भी हल्के कांप रहे थे। उसने तकिया उठाकर गुस्से में बिस्तर पर मार दिया और बड़बड़ाई, ये इंसान मुझे पागल कर देगा। खुद तो हंसते हुए चला गया और मैं यहाँ खड़ी बेवकूफ बन गई। उसने आईने में खुद को देखा। गाल हल्के से लाल हो गए थे। उसने होंठ दबाते हुए सिर पकड़ लिया और हंसी रोकने की कोशिश की। अरे यार, इस सब के चक्कर में मैं तो भूल ही गई कि पहनना क्या है। साड़ी कौन सी लूं?
वो तेजी से अपने कबर्ड की ओर गई और दरवाजा खोलकर सारी साड़ियां बाहर निकालने लगी। एक एक करके उसने कपड़े बिस्तर पर फैला दिए, मगर हर साड़ी सिंपल थी। कहीं पर कोई खास काम नहीं था, कहीं पर कोई आकर्षक रंग नहीं था। वो खुद से बुदबुदाई, ये कैसी मुसीबत है, बाहर अर्नव की मॉम आई है और मेरे पास पहनने लायक कुछ भी नहीं है। अगर मैं सिंपल साड़ी पहन लूं तो पता नहीं उन्हें कैसा लगेगा। अवनी इसी कश्मकश में थी कि तभी कमरे का दरवाजा खुला। भीतर रूही जी दाखिल हुई। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और आवाज में अपनापन था। अब तक तो तुझे सब पता चल ही गया होगा कि बाहर अर्नव की फैमिली वाले आए हैं। अवनी ने सर हिलाकर हाँका। उसके चेहरे पर अभी भी हल्की बेचैनी थी। रूही जी पास आई और उसकी परेशानी को एक नजर में भांप लिया। उन्होंने उसकी ओर देखते हुए अलमारी में हाथ डाला और एक सुंदर सी साड़ी निकाल ली। साड़ी गहरे आसमानी रंग की थी, किनारे पर सुनहरी जरी का काम था। उन्होंने साड़ी को अवनी के हाथों में थमाते हुए कहा, इस साड़ी को पहनकर बाहर आना, ये तुम पर बहुत सूट करेगी, तुम्हें देखकर सब खुश हो जाएंगे। अवनी खुशी से बोली, थैंक यू मम्मा। हाँ, और एक बात, नीचे जल्दी आना। ये कहकर वॉशरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद वो तैयार होकर रूम से निकली। अवनी आज बेहद सुंदर लग रही थी, इतनी सुंदर कि अगर कोई भी देख ले तो खुद को उसके आगे कम ही समझेगा। वैशाली भी बहुत सुंदर थी, लेकिन अवनी के आगे वो थोड़ा कम ही सुंदर लग रही थी। अवनी का रूप इतना सुंदर था कि अर्नव खुद उसे बिना देखे नहीं रह पा रहा था। अवनी की खूबसूरती की चर्चा ऑस्ट्रेलिया में भी थी। जब वो 3 साल वहाँ थी तब उसे ऑस्ट्रेलिया में विमेन ऑफ इन्फ्लुएंस का अवार्ड मिला था। लेकिन हमारा अर्नव भी कम थोड़ी था। उसकी पर्सनालिटी सबसे अलग थी। वो जहाँ भी चला जाए सबकी नजरें उस पर ही होती थी। लड़कियां उसे देखने के लिए तरसती थी, लेकिन अर्नव ने कभी भी अवनी को छोड़कर किसी लड़की को इतना भाव नहीं दिया। अवनी ने आज रेड साड़ी पहनी थी। हालांकि अवनी अधिकतर सिंपल साड़ियां पहनती थी, लेकिन आज वो भी कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही थी। अवनी रूम से बाहर आकर लिविंग एरिया में चली गई। वैशाली ने जब अवनी को देखा तो वो खुशी से अवनी को गले लगाने चली गई। वैशाली आज इतनी खुश थी कि वो खुद भी बयान नहीं कर पा रही थी। वैशाली के ऐसे रिएक्शन को देखकर अवनी बिल्कुल हैरान थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये इतनी खुश क्यों है। क्या अवनी अर्नव की माँ के सामने खुद को सहज दिखा पाएगी या उसकी घबराहट सबके सामने उजागर हो जाएगी। अर्नव की शरारतों के बाद क्या अवनी का दिल सच में उसके लिए नरम पड़ने लगा है। वैशाली की इतनी खुशी के पीछे आखिर क्या सच्चाई है, अवनी जान पाएगी। जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड। अवनी वैशाली का रिएक्शन देखकर अंदर ही अंदर परेशान हो रही थी, क्योंकि उसे अवनी के ऊपर चिल्लाना चाहिए था कि उसने उसके पति को उससे छीन लिया। इसीलिए अवनी मन ही मन वैशाली के बारे में सोच रही थी, ये क्या पागल है, ये इतनी खुश कैसे है, क्या इसे अपने पति की चिंता नहीं है। वहीं दूसरी तरफ वैशाली ने अवनी को गले लगाते हुए कहा, कैसी हो। वैशाली का रिएक्शन देखकर और उसकी बातें सुनकर अवनी बिल्कुल भूत बनी हुई खड़ी उसे कंफ्यूजन में देख रही थी। मायरा भी खुशी से दौड़ते हुए अवनी के पास आई और अपने हाथ पर, कैसे है, क्या इसे अपने पति की चिंता नहीं है। वहीं दूसरी तरफ वैशाली ने अवनी को गले लगाते हुए कहा, कैसी हो। वैशाली का रिएक्शन देखकर और उसकी बातें सुनकर अवनी बिल्कुल भूत बनी हुई खड़ी उसे कंफ्यूजन में देख रही थी। मायरा भी खुशी से दौड़ते हुए अवनी के पास आई और अपने हाथ फैलाकर अवनी को देखे जा रही थी। अवनी समझ गई थी कि मायरा उसे गोद में उठाने के लिए बोल रही है। वैशाली अवनी से दूर हुई और मायरा को उठा लिया और अवनी को दिखाते हुए बोली, अब ये आपकी चाची है। अवनी अभी भी कंफ्यूज थी कि यहाँ हो क्या रहा है। तभी अर्नव उसके कंफ्यूजन को दूर करते हुए बोला, वैशाली, इसे तो तुम पहले भी मिली हो। वैशाली मेरी भाभी है और अभिनव की पत्नी है। ये सुनकर अवनी की नजरें अभिनव पर जा रुकी, जिसे उसने अभी तक नोटिस भी नहीं किया था। अभिनव ने भी अवनी को देखा, जो बेहद सुंदर लग रही थी। जितना अवनी ये सब देखकर हैरान थी, उतना ही अभिनव भी हैरान था अवनी को यहाँ देखकर। असल में अभिनव अवनी के पेरेंट्स को नहीं जानता था और ना ही उसने कभी अवनी के पेरेंट्स को देखा था, और अवनी के पेरेंट्स भी अभिनव को कभी नहीं देखे थे। अवनी सिर्फ अपने पेरेंट्स के बारे में अभिनव को बताती थी, लेकिन जब अभिनव ने अपना नाम बताया तो वो लोग समझ गए थे कि ये वही अभिनव है। लेकिन उन्होंने अभिनव के सामने गुस्सा या नाराजगी रिएक्ट नहीं की। जब दोनों की नजरें मिली तो एक झटके में ही अवनी ने अपनी नजरें नीचे कर ली। अवनी बेहद अनकंफर्टेबल हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ अभिनव भी अवनी को देखकर हैरान था, लेकिन उसे सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की थी कि वैशाली अवनी को जानती थी और उसे इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। अवनी ये सब सोच ही रही थी कि तभी अर्नव उसके पास आके बोला, वैशाली को अवनी के बारे में कुछ नहीं पता। ये सुनकर अभिनव को राहत मिली और अर्नव ने कहा, मैं आपसे ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप कभी वैशाली को यह पता नहीं चलने देंगे और अवनी से दूर रहेंगे। अभिनव अपने अंदर फीलिंग को दबाते हुए बोला, तो टेंशन मत ले, तेरी अब खुद की फैमिली है और मैं वैशाली से बहुत प्यार करता हूँ। अर्नव को उसकी बातों पर यकीन तो नहीं था, लेकिन उसने अपने सर को हिला दिया और अवनी के पास चला गया। जब पूर्वी जी ने अवनी को देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। पूर्वी जी अवनी को गले लगाते हुए बोली, कैसे हो तुम, ठीक हो माँ। अवनी को एहसास हुआ कि उसने अभी पूर्वी जी को माँ कहा। अवनी बात संभालते हुए बोली, जैसे आप अर्नव की माँ है वैसे ही मेरी भी हमेशा रहेंगी। पूर्वी जी अवनी के माथे पर हाथ फेरते हुए बोली, हमेशा खुश रहो। ये कहकर पूर्वी जी रूही जी की ओर बढ़ गई। पूर्वी जी रूही जी से बोली, आपकी बेटी को ले जाना चाहती हूँ, बताइए बारात कब लेकर आओ। ये सुन रूही जी हंस दी, लेकिन रोहन जो कोने में खड़ा सबकी बातें सुन रहा था, तभी उसके फोन की रिंगटोन बजने लगी। उसने फोन में देखा तो एक अननोन नंबर था, इसलिए वो तुरंत फोन उठाकर बोला, हेलो, और दूसरी तरफ से आवाज आई, मुझे तुमसे मिलना है। रोहन, क्या बात है, आज मेरी याद आ गई तुम्हें? लगता है मुझे अपने दिल से निकाल नहीं पा रही हो। फोन की दूसरी तरफ से, जस्ट शट अप, मुझे तुम्हारी इन फालतू बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। रोहन ने जवाब दिया, सो चुका, आखिर तुमने भी तो मुझे इतना परेशान किया है। दूसरी तरफ से आवाज आई, अगर तुम नहीं आए तो मैं आ जाऊंगी तुम्हारे घर। रोहन, आ जाओ, नो प्रॉब्लम। रोहन की बेकार बातों से वो लड़की परेशान होकर बोली, प्लीज आओ। रोहन, आता हूं। रोहन के होठों पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई थी और कोई भी इस स्माइल को पहचान सकता था। ये कोई नॉर्मल स्माइल नहीं थी, क्योंकि रोहन जल्दी मुस्कुराता नहीं था। वहीं दूसरी तरफ अर्नव अवनी के पास खड़ा था। अवनी झूठा गुस्सा दिखाते हुए बोली, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि वैशाली तुम्हारी भाभी है? अर्नव की आईब्रो तन गई। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये तुम्हारी एक्स की पत्नी है?
अर्नव की बातें सुनकर अवनी ने उसे घूर के देखा, जिससे अर्नव डरने की एक्टिंग करते हुए बोला, अब मुझे डराया मत करो, मैंने सोचा था कि शायद तुम्हें खराब लगेगा, आखिर था तो तुम्हारा पहला प्यार। अवनी को अब सच में गुस्सा आ रहा था। भाड़ में जाओ तुम। अर्नव को हंसी आ रही थी, लेकिन उसने कोई क्वेश्चंस नहीं दिए। पूर्वी जी प्रकाश जी से बोली, समधी जी आप तो अर्नव के बारे में जानते ही हो ना? प्रकाश जी, हाँ बिल्कुल, हमें सब पता है कि क्या हुआ था। पूर्वी जी को ये नहीं पता था कि प्रकाश जी को सब कुछ पता है, उन्हें नहीं पता था। और प्रकाश जी भी सोच रहे थे कि पूर्वी जी शायद अर्नव की पहली शादी के बारे में बोल रही है। ऐसे ही सबकी बातें चल रही थी। वहीं दूसरी तरफ बैंड्रा फोर्ट के पार्किंग एरिया में रोहन ने कार रोकी और कार से बाहर निकल आया। बैंड्रा एक ऐसी जगह है जहाँ लोग खुले आसमान की हवाओं को महसूस करने के लिए आते हैं, जहाँ समुद्र की सौंधी सौंधी खुशबू को महसूस करते हैं। ज्यादातर कपल्स या फ्रेंड्स यहाँ पर आते हैं। वहीं रोहन पहली बार उस जगह पर आया था। रोहन वहाँ गया जहाँ उस लड़की ने उसे कहा था। वहाँ जाकर उसे एहसास हुआ कि एक लड़की जो समुद्र को बड़े गौर से देख रही थी। रोहन उसका चेहरा तो नहीं देख पा रहा था, लेकिन उसे महसूस हो रहा था उस लड़की की पीठ रोहन की ओर थी। रोहन ने अपनी आंखें बंद कर एक जानी पहचानी सी खुशबू का एहसास लेने के बाद बोला, कहो मैं आ गया। उस लड़की ने भी जब जानी पहचानी आवाज अपने कानों में सुनी तो वो पलटकर उसे देखने लगी। तुम इतना जल्दी आ गए? रोहन उसके करीब आ गया और उसके चेहरे पर जो बाल उड़ रहे थे उन्हें उसके कान के पीछे करते हुए बोला, प्यार से बुलाओगी तो आना ही पड़ेगा ना। और फिर उसके कान में धीरे से बोला, रूहानी। 4 महीने बाद रोहन के होठों पर उसका नाम सुनकर रूहानी के शरीर में एकदम से सिरहन सी दौड़ गई। रूहानी ने एकदम से रोहन को धकेल कर दूर कर दिया। ये देखकर रोहन ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपनी तरफ खींच लिया, लेकिन रूहानी ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया, जिससे रोहन गुस्सा होकर बोला, बोलो मत, अभी भी मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। रूहानी, यही तो सबसे बड़ी तकलीफ है मेरी जिंदगी की कि तुम मेरे हस्बैंड हो। ये सुनकर रूहानी ने उसका हाथ छोड़ दिया और कहा, क्या तुमने ये सोचा था कि मैं तुम्हें कभी ढूंढ नहीं पाऊंगा? तुम चाहे इंडिया में ही क्यों ना हो, मैं यहाँ भी ढूंढ सकता हूँ। रूहानी उसकी बातों को इग्नोर करते हुए बोली, मेरी दोस्त कहाँ है? रोहन अनजान बनते हुए बोला, कौन दोस्त? रूहानी, वही दोस्त जिसे तुमने किडनैप कराया। रोहन, अच्छा वो तो तभी छूटेगी जब तुम एक डॉक्यूमेंट पर साइन करोगी। रूहानी, कैसा डॉक्यूमेंट? देखो अगर तुम फिर से मेरे साथ कोई गेम खेल रहे हो तो याद रखना मैं सूद समेत तुम्हें उसका जवाब दूंगी। ओह रियली? ऐसे भागकर? रूहानी गुस्से से बोली, तुमने ही मजबूर किया था मुझे भागने पर। और वैसे भी जिस रिश्ते में कभी प्यार था ही नहीं, बात सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की थी। तुम्हारी दादी की आखिरी इच्छा के लिए तुमने मुझसे शादी की थी और मैंने तुमसे सिर्फ और सिर्फ मेरी खुद की प्रॉब्लम की वजह से शादी की थी। हम दोनों ने ये प्रॉमिस किया था कि हम एक दूसरे के मैटर में नहीं पड़ेंगे, तो फिर क्यों मेरी जिंदगी में दखल दे रहे हो? रोहन ने गुस्से में रूहानी के बाजुओं को पकड़ लिया और कहा, क्योंकि मुझे पहले तुमसे कोई लेना देना नहीं था, लेकिन अब है। याद है ना वो दिन जब तुम भागते हुए मेरे पास आई थी? मैंने तुम्हें उस दिन सहारा दिया था। नहीं मिस्टर अग्रवाल, आपने मुझे सहारा नहीं दिया था, आपने अपने मतलब के लिए मुझे सहारा दिया था। रोहन, हाँ था मेरा मतलब, लेकिन तुम्हारा भी तो मतलब पूरा हो गया था ना। रोहन की बातों से रूहानी फ्रस्ट्रेट होते हुए बोली, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि जब तुमने 1 साल में कभी मुझे बीवी की तरह नहीं समझा, तो मेरे चले जाने के बाद तुम्हें इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? ये बात सुन रोहन रूहानी से दूर हो गया और दूसरी तरफ चेहरा करके उसने कहा, मुझे किसी को कोई सफाई नहीं देगी। फिर उसने रूहानी की तरफ अपना चेहरा कर गुस्से से कहा, तुम मुझसे पीछा छुड़ाना चाहती हो ना? ठीक है, जाने दिया तुम्हें, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन, मैं तुम्हें डाइवोर्स नहीं दूंगा। क्या रूहानी सच में रोहन की पकड़ से निकल पाएगी या उसकी जिंदगी फिर से उसी जाल में फंस जाएगी? रोहन ने जिस डॉक्यूमेंट पर साइन करने की बात की उसमें आखिर क्या राज छिपा है? क्या अर्नव और अवनी का सच वैशाली तक पहुंचने से पहले कोई बड़ा धमाका होने वाला है? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड। रोहन ने रूहानी को डाइवोर्स की धमकी देने के बाद कहा, मेरे साथ कार में बैठो। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी, मैंने तुमसे पूछा नहीं है, कह रहा हूँ बैठो। रोहन को ना चाहते हुए भी उसकी बात माननी पड़ी। रोहन ने कार स्टार्ट की और वहां से दोनों निकल गए। पूरी कार में सन्नाटा छाया हुआ था। सन्नाटे को तोड़ते हुए रोहन ने कहा, वैसे इन 4 महीनों में तुम इंडिया में थी कहाँ? तुमसे मतलब मैं कहीं भी रहूं? रोहन ने रूहानी को चिढ़ाते हुए कहा, इतना गुस्सा अच्छी बात नहीं है, वैसे भी मैं जान के क्या करूंगा, मेरे घर वाले तो ऑलरेडी शादी के लिए एक लड़की ढूंढ चुके हैं। ये सुन रूहानी जो बड़े एटीट्यूड में जवाब दे रही थी, उसका मुंह एकदम से उतर गया, लेकिन उसे याद आया कि उसका अभी भी डाइवोर्स नहीं हुआ था और रोहन उसे डाइवोर्स नहीं देगा। उसने रोहन से पूछते हुए कहा, तुम भूल रहे हो कि तुमने मुझे अभी भी डाइवोर्स नहीं दिया है? कोई बात नहीं, मैं दूसरी शादी कर लूंगा, तुम भी मेरी बीवी और वो भी मेरी बीवी। रूहानी उसे घूरकर देखने लगी, भूल जाओ, और वैसे भी मुझे तुम्हारी इन बकवास बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम बस मेरी दोस्त को छोड़ दो। उन दोनों की बातों का सिलसिला चलते चलते कार एक विला के बाहर पहुंची, जहां लाइन से लगे 2 गार्ड ने उनकी एंट्रेंस गेट को खोल दिया, जिसके बाद कार अंदर एंट्रेंस पर जा रुकी। रूहानी ये सब देखकर हैरान थी, क्योंकि ये बिल्कुल वैसा ही विला था जैसा ऑस्ट्रेलिया में था, जिस विला में वो रहती थी, हूबहू वैसा ही। रूहानी उसे देखकर पूछने ही वाली थी कि रोहन ने खुद ही कह दिया, ये विला मैंने तुम्हारे लिए बनवाया ताकि तुम्हें अपने ऑस्ट्रेलिया वाले घर की याद ना आए। रूहानी गुस्से से घूरते हुए बोली, आखिर उस घर को याद ही कौन करना चाह रहा है? तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? और मैं तुम्हारे इस घर में वापस नहीं रहना चाहती, इतने बड़े खद्दर में मैं वापस से अकेली नहीं रहना चाहती। और तुमने तो कहा था कि तुम मुझे जाने दोगे और मेरी दोस्त को भी छोड़ दोगे। रोहन, हाँ तो मैंने तुम्हें जाने ही दिया, मैं अपने घर नहीं ले आया, और तुम्हारे मुताबिक मैंने किसी से तुम्हारा जिक्र नहीं किया और मैंने तुम्हें पनिशमेंट नहीं दी, तो जाने दिया ना? रूहानी ने हैरानी से देखा, बेवकूफ थी जो मैंने तुम्हें कॉल किया, मैं खुद ढूंढ लूंगी। रूहानी ये बोलकर जाने लगी तो रोहन ने पीछे से कहा, सोच लो, कहीं जब तुम अपनी दोस्त को ढूंढोगी तब तक उसे कुछ हो ना जाए। रूहानी रोहन के पास आकर उसके कॉलर को पकड़कर उसके करीब आकर बोली, मुझे एक लड़की समझकर ये मत सोचो कि मैं कमजोर हूँ, और वैसे भी मेरे पास अभी भी अपनी माँ का नंबर है, मैं चाहूँ तो उन्हें सब बता सकती हूँ। रोहन मुस्कुराया और रूहानी की कमर को पकड़कर अपने करीब कर लिया और कहा, पहले मैं हम दोनों के रिश्ते के बारे में किसी को पता चलने नहीं देना चाहता था, लेकिन अब मैं खुद चाहता हूँ कि तुम खुद सबको अपने बारे में बताओ। रूहानी बस चुप होकर उसे देख रही थी। रोहन उसकी खामोशी देख समझ चुका था कि रूहानी ऐसा कुछ नहीं करने वाली, इसलिए रोहन ने अपने होंठ उसके होठों पर रख दिए और उसे पैशनेटली किस करने लगा। रूहानी ने उसे झटके से दूर किया और कहा, दूर रहो मुझसे, पास मत आना मेरे,
लेकिन रोहन ना कुछ बोले, रोहानी को अपनी बाहों में उठा लेता है। रोहानी कसमसाते हुए बोली, छोड़ो मुझे। लेकिन रोहन ने उसे नहीं छोड़ा और उसे बड़े से विला के मास्टर बेडरूम में लेकर जाकर बेड पर पटक दिया। अभी तुम आराम करो, मैं तुमसे बाद में मिलने आऊंगा। ये कहकर वो रूम के दरवाजे तक की पहुंचा था कि पीछे से रोहानी के रोने की आवाज आई। हमेशा से ही छोड़कर चले जाते हो, अब ये भी बता दो कि कब आओगे मुझे देखने कि मैं जिंदा हूँ कि नहीं। रोहन ने कहा, क्यों तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है क्या, या मेरे बिना रह नहीं पा रही हो? पहले तो तुमने कभी नहीं कहा कि तुम्हें अकेले डर लगता है। रोहानी की आंखों में गुस्सा और अकेलापन साफ दिखा जा सकता था। रोहानी चिल्ला के बोली, निकल जाओ यहाँ से। उसकी इतनी जोर से आवाज सुनकर रोहन गुस्से से बोला, आवाज नीचे करके बात करो। और एक बात, आज तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन जल्दी ही यहाँ हमेशा के लिए आ जाऊंगा, फिर तुम्हें अकेले रहने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ अवनी रोहन को ढूंढते हुए अर्नव से बोली, क्या तुमने रोहन को देखा है? पता नहीं कहाँ चला गया। जिसके बाद अर्नव ने अवनी का हाथ पकड़ा और एक रूम में ले गया और अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। अवनी झूठा गुस्सा दिखाते हुए बोली, दरवाजा खोलो अर्नव। अर्नव ने उसकी कमर पकड़कर उसे दीवार से टिका दिया और कहा, नहीं, अब मुझे तुम ये बताओ कि अब भी क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती? अवनी ने अपनी नजरें दूसरी तरफ कर ली और अर्नव से कहा, तुम्हें क्या लगता है? अर्नव, मुझे कुछ भी लगे, लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। अवनी के शब्द मानो बाहर ही नहीं आ रहे थे। अवनी की आंखें नम हो गई थी, इसलिए मायूसी के साथ कहा, शायद हाँ भी और नहीं भी। शायद कुछ बातें हैं जिसे सुनकर तुम मुझसे फिर से नफरत कर सकते हो। अर्नव ने अवनी को अपने गले से लगा लिया और कहा, कुछ कहने की जरूरत नहीं, मुझे सब कुछ पता है। ये सुनकर अवनी सवालिया नजरों से अर्नव को देख रही थी, मानो पूछ रही हो कि तुम्हें कैसे पता। तभी अर्नव ने कहा, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड ने बता दिया। क्या? हाँ, वो सीधे आई और मुझे सब बोल दी। अवनी अपनी नजरें नीचे किए हुए सोच रही थी कि अब क्या होगा। अर्नव ने अवनी का चेहरा ऊपर उठाया और कहा, हमारा बच्चा नहीं रहा, इसकी जिम्मेदार तुम नहीं हो। शायद इस दुनिया में उसे आना ही नहीं था, लेकिन अवनी, तुम अगर पास्ट का सोचते हुए अपना फ्यूचर खराब करोगी तो वो गलत होगा ना। अब हमारा आने वाला बच्चा शायद उसकी भी कसर पूरी कर दे। अवनी उसके गले लग गई और बड़े प्यार से और नटखट लहजे में बोली, लेकिन तुम्हें मुझसे माफी मांगनी होगी, तुमने मुझे बहुत दर्द दिया है। अर्नव अवनी से दूर हुआ और घुटनों के बल बैठकर अपने कान पकड़कर बोला, आई एम सॉरी उस हर गलती के लिए जिससे तुम्हें तकलीफ हुई। आई एम सॉरी मेरी वजह से हमारे बच्चे को हमसे दूर होना पड़ा। आई एम सॉरी मेरी वजह से सबके रहने के बावजूद भी तुम अकेली हो गई। ये सब सुन अवनी एकटक उसकी आंखों में देख रही थी, जिसकी आंखों में सिर्फ सच के सिवा और कुछ नहीं दिख रहा था। अर्नव ने अवनी के दोनों हाथ अपने हाथों में लेते हुए आगे बोला, अवनी प्लीज, आज के बाद मेरी जिंदगी से कभी मत जाना। तुम्हारा जाना मेरे लिए मेरी मौत की बराबर है। आई प्रॉमिस, मैं कभी भी तुम्हें दुख नहीं पहुंचाऊंगा। अवनी उसकी बातें सुनकर उसकी गोद में बैठ गई और बोली, सारी गलती माफ की, ओके। अवनी ने देखा कि अर्नव का चेहरा अजीब बना हुआ था। अवनी ने पूछा, क्या हुआ अर्नव? अरे तुम इतनी भारी हो कि मेरे घुटनों में दर्द हो गया। ये सुनकर अवनी उसके सीने में मुक्के मारते हुए बोली, कोई ना, और मोटी हो जाऊंगी, फिर तुम मुझे उठा उठा के ले जाना। मैं तो तुम्हें पूरी जिंदगी अपनी बाहों में उठाने के लिए तैयार हूँ। तभी बाहर से रूही जी की आवाज आई, अवनी कहाँ है ये लड़की? ये सुनकर अवनी हड़बड़ाई और उठने लगी तो अर्नव ने उसे पकड़ लिया। अर्नव, मुझे जाने दो, मां बुला रही है। नहीं, मैं नहीं जाने दूंगा। अवनी ने देखा अर्नव उसे छोड़ नहीं रहा था, तो उसने अर्नव के बाजू पर चूटी काट ली, जिसकी वजह से अर्नव की पकड़ ढीली हो गई और अवनी तुरंत खुद को छुड़ाकर गेट खोलकर बाहर निकल गई। जिसके बाद न जाने क्यों, लेकिन आज अर्नव को अपने अंदर से बहुत सारा बोझ कम होते महसूस हो रहा था। अर्नव उठा और बेड पर बैठ गया। मुस्कुराते हुए वो सब सोचने लगा। उसने पास पड़े टेबल के पानी का ग्लास उठाया तो उसके हाथों की साइड से एक बुक गिर गई। अर्नव ने नीचे देखा तो उस बुक से एक फोटो निकलकर फर्श पर गिरी हुई थी। फोटो उल्टी हुई थी। उसकी वजह से अर्नव ने अभी तक उस फोटो में कौन वो देखा नहीं। उसने बुक और फोटो दोनों उठाया और उसे पलटकर देखा तो एक लड़की की फोटो थी जो बेहद सुंदर थी, प्यारी सी लग रही थी। फोटो देखने के बाद अर्नव की आईब्रो आपस में जुड़ गई। उसने शक जताते हुए कहा, ये किसकी फोटो है? फिर उसने उस बुक को देखा जो नॉर्मल सी इंग्लिश स्टोरी बुक थी। फिर अर्नव ने चारों तरफ देखा तो उसे एहसास हुआ कि वो रोहन का रूम था। अर्नव समझ गया कि रोहन का जरूर इस लड़की से कनेक्शन है। अर्नव ने खुद से कहा, तो साले साहब के दिल में भी कोई है जिसकी फोटो इतना संभाल कर रखे है वो। लगता है इनकी भी शादी करानी पड़ेगी। अर्नव को रोहन के कमरे में मिली उस अनजान लड़की की फोटो आखिर किसकी है और उसका राज कब खुलेगा? क्या अवनी और अर्नव का नया रिश्ता रोहन की इस छुपी हुई सच्चाई से फिर से हिल जाएगा? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का। जब रूही जी के पास आई तो रूही जी गुस्साते हुए बोली, कहाँ चली गई थी तुम? मैं कब से ढूंढ रही थी। अवनी अपनी मॉम को शांत कराते हुए बोली, अच्छा ये बताओ क्या काम है? रूही जी बोली, अरे क्या बताऊं, रोहन कहीं मिल नहीं रहा है और अर्नव भी नहीं दिख रहा है। कोई ना, मैं ढूंढती हूँ ना मम्मा, आप टेंशन मत लो। ये कह के वो जाने लगी। तभी उसने देखा कि रोहन बाहर से अंदर आकर अपने रूम में जाने लगा। रोहन को देखते ही अवनी ने कहा, कहाँ चला गया था तू? मॉम कब से ढूंढ रही है तुझे। रोहन बोला, वो ऑफिस के काम की वजह से थोड़ा जाना पड़ा। वैसे दीदू एक खुशखबरी है। अवनी बोली, और वो क्या है? रोहन बोला, यही कि जेएस ग्रुप ऑफ प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ देव शेखावत मेरे साथ पार्टनरशिप में काम करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मैं उनके साथ काम करूं। अवनी ने कुछ सोचते हुए कहा, और ऑस्ट्रेलिया वाली जॉब का क्या हुआ? रोहन बोला, मैंने सोच लिया है, बीएचपी ग्रुप की एमडी पोजीशन से मैं रिजाइन कर रहा हूं। अवनी चिढ़ते हुए बोली, यू नो ना कि बीएचपी ग्रुप ऑस्ट्रेलिया की कितनी बड़ी कंपनी है और तेरी वहां कितनी बड़ी पोजीशन है? रोहन बोला, यस। अवनी बोली, पहले तो बहुत बार दूसरी कंपनियों से ऑफर आए, लेकिन तब तो तूने कोई जवाब नहीं दिया। फिर आज तू इंडिया में क्यों काम करना चाहता है? रोहन बोला, दी मैं अब इंडिया में रहना चाहता हूँ, अब यही काम करना चाहता हूँ। जीएस ग्रुप इंडिया के टॉप 2 रैंक में आती है और नॉर्थ एशिया की सबसे बड़ी कंपनी है और देव मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी है। रोहन का ऑस्ट्रेलिया में बहुत रुतबा था। पहले तो वो सबसे रिचेस्ट फैमिली से बिलोंग करता था और दूसरा वो ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी फाइनेंस कंपनी का एमडी था। रोहन के बहुत बड़े बड़े कंपनियों में शेयर थे। इतने कम सालों में रोहन ने अपनी बहुत अच्छी पोजीशन बना ली थी। रोहन को बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले थे। अवनी रोहन के हाथ को अपने हाथ में रखते हुए बोली, देख भाई, तू जो भी डिसीजन लेगा तेरी फैमिली तेरे साथ है। अर्नव भी पीछे से आते हुए बोला, वैसे आपको इंडिया में ही क्यों काम करना है? कहीं आपका दिल तो इंडिया में नहीं लग गया?
ये सुनकर रोहन शक की निगाहों से अर्नव को देखने लगा। रोहन बोला, जी जब मेरी बहन का दिल इंडिया में लग सकता है तो मेरा क्यों नहीं। तभी रूही जी अवनी का नाम पुकारते हुए बोली, अवनी। हाँ मामा आई मैं, ये कह के वो चली गई। अर्नव रोहन को चिढ़ाते हुए बोला, वैसे मानना पड़ेगा साले साहब, हिंदुस्तान की लड़कियों के लिए आपने विदेश की जॉब छोड़ दी। रोहन उसे बस हैरान नजरों से देख रहा था। तो अर्नव बोला, अरे आप ऐसे क्यों देख रहे हैं, जैसे मैंने आपकी चोरी पकड़ ली हो। वैसे कब से चल रहा है आपका। रोहन बोला, आप कहना क्या चाहते हैं अर्नव जी, साफ साफ कहें, बात को घुमा क्यों रहे। अर्नव बोला, आपकी बुक मिली थी मुझे और उसमें एक सुंदर सी लड़की भी मिली। अब इतना संभाल के फोटो तो कोई आशिक ही रख सकता है। रोहन उसे घूरकर देखने लगा, मानो उसका गला ही घोटेगा। अर्नव बोला, अरे हम पे क्यों गुस्सा हो रहे हो साले साहब। रोहन जो अब तक अर्नव को जीजू जीजू बोल रहा था, अचानक उसका टोन बदल गया और बोला, अर्नव जी दूसरे के मैटर में अपनी टांग अड़ाना गलत बात है और खबरदार अगर आपने दी को बताया तो। ये कह के वो वहां से चला गया और अर्नव ठहाके लगाकर हंसने लगा। उसी दिन शाम के समय अवनी के घर पर पंडित जी दोनों की कुंडलियां मिलाते हुए अपने हाथ में कुछ गिन रहे थे। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, इन दोनों की किस्मत एक दूसरे से जुड़ी है, चाहे कोई भी मुसीबत आए लेकिन किस्मत इन दोनों को जरूर मिलाती रहेगी। अर्नव बेटे के लिए सिर्फ अपनी बेटी ही बनी है और इन दोनों की सगाई की तारीख 2 दिन बाद की निकली है। रूही जी परेशान होते हुए बोली, इतनी जल्दी सगाई, अभी तो हमने कोई तैयारी भी नहीं की है। पंडित जी बोले, कोई बात नहीं रूही जी, सब हो जाएगा। अर्नव बीच में बोलते हुए बोला, मुझे लगता है सगाई हमें फैमिली में ही कर लेनी चाहिए, शादी आप लोग देख लेना। उसकी बातों में सब सहमति जताते हुए बोले, मुझे लगता है अर्नव बिल्कुल सही कह रहा है, मुझे भी लगता है, हाँ ये ठीक होगा। पंडित जी ने पूछा, तुम क्या कहते हो अभिनव। अभिनव बोला, आप लोगों को जैसा ठीक लगे। सगाई की इतनी जल्दी डेट निकलने से अगर सभी लोगों में कोई सबसे ज्यादा खुश था तो वो अर्नव और अवनी ही थे। ऐसे ही सबके प्यार और काम में 2 दिन निकल गए और फिर सगाई का दिन आ गया। सगाई अर्नव के मेंशन पर होने वाली थी और शाम तक सारी फैमिलियां अर्नव के मेंशन में जाने वाली थी। अवनी और उसका सारा परिवार उसके फ्लैट में ही था। वहीं अर्नव की फैमिली के सारे सदस्य अभिनव के घर पे थे, लेकिन अर्नव अपने मेंशन में था। अर्नव अभी भी अपने पुराने घर में नहीं गया था, उसने वहां कदम तक नहीं रखा था। पूर्वी जी ने बुलाया भी लेकिन उसने मना कर दिया। सगाई वाले दिन दोपहर के 2 बजे निधि अवनी के फ्लैट में आते हुए बोली, आंटी जी अवनी कहाँ है। रूही जी बोली, वो अपने कमरे में है। ये कह के वो चली गई। निधि जैसे ही अवनी के रूम में जाने वाली थी तभी वो अर्नव से टकरा गई। उसने बिना देखे कहा, दिखता नहीं है क्या। जब उसने अर्नव को देखा तो वो वहीं जम गई। वहीं गुस्से में अर्नव की आईब्रो तन गई। उसने निधि को डराते हुए कहा, खबरदार जो अवनी को कुछ कहा तो। निधि बोली, क्या कि मैं आपसे टकरा गई। अर्नव बोला, नहीं उस दिन की बातें अवनी को नहीं पता चलनी चाहिए, नहीं तो मैं छोड़ूंगा नहीं। निधि बोली, वो मैं नहीं बताऊंगी, टेंशन मत लीजिए। फिर निधि अपनी एक उंगली दिखाते हुए बोली, लेकिन अगर आपने मेरी दोस्त को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। अरे किसे नहीं छोड़ने की बातें हो रही है, रागिनी अंदर आते हुए बोली। निधि शक जताते हुए बोली, ये कौन है अर्नव। अर्नव ने जवाब दिया, ये मेरी दोस्त है। निधि की आईब्रो तन गई। उसने अर्नव को घूरकर देखा और कहा, ये आपकी सिर्फ दोस्ती है ना। अर्नव ने अपनी आंखें छूटी कर निधि को देखा और कहा, तुम्हें खाने पीने का काम नहीं है क्या। बड़ बोली, जब देखो बेकार की बातें करती रहती हो। फिर थोड़ी देर रुककर अर्नव बोला, एक दिन कहीं तुम अपनी बातों से अपने पति का हार्ट अटैक मत करवा देना, न जाने कैसे झेलता होगा वो तुम्हें फोन पर। निधि उसे गुस्से से देखते हुए बोली, मेरे पति का तो पता नहीं, लेकिन मैं आपको जरूर हार्ट अटैक करवा दूंगी। अर्नव निधि के कंधे पे अपनी कोहनी रखते हुए बोला, वैसे बड़बोली। निधि अर्नव के हाथ को हटाते हुए बोली, मैं कोई बड़बोली नहीं हूँ। अर्नव बोला, अरे तू इतना बोलती है तो क्या करे, तेरा नाम बड़बोली रखना पड़ा। वैसे थैंक यू मेरी अवनी का इतना साथ देने के लिए। निधि बोली, ओ हेलो, वो मेरी भी दोस्त है और हाँ मुझे आपके थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है। ये कह के वो अर्नव को इग्नोर करते हुए अवनी के रूम की ओर बढ़ गई। अर्नव हंसते हुए बोला, बड़बोली कहेंगे। रागिनी अर्नव को देखते हुए बोली, अर्नव आज मेरा बॉयफ्रेंड आने वाला है। अर्नव बोला, अरे वाह चलो देख ले एक और बड़बोली को कौन झेल रहा है। रागिनी अर्नव को मारते हुए बोली, तेरी तो मैं तुझे बड़बोली दिखती हूँ और वो मुझे नहीं, मैं उसे झेल रही हूँ। निधि के जाते ही थोड़ी देर में अवनी को सजाने के बाद वहाँ मौजूद सारी लड़कियां चली गई, लेकिन निधि उसके पास बैठी बस उसे ही देखे जा रही थी। निधि अवनी को चिढ़ाते हुए बोली, हाय कहीं तेरे पतिदेव हॉस्पिटल ना पहुंच जाए तुझे देखकर। अवनी बोली, कुछ भी मत बोल। अच्छा सुन, आज मेरी एंगेजमेंट है और मैं आज अपने एक दोस्त को बहुत मिस कर रही हूँ। निधि बोली, मैं समझ गई, तू राहुल को याद कर रही है ना। अवनी ने अपना सिर हाँ में हिलाया। तुरंत निधि ने राहुल को कॉल किया लेकिन उसने कॉल रिसीव नहीं किया, इसीलिए निधि ने फिर मैसेज किया, अवनी तुम्हें देखना चाहती है। सामने से रिप्लाई आया, मैं 5 मिनट बाद कॉल करता हूँ, मैं फिलहाल मीटिंग में हूँ। जैसा कि राहुल ने 5 मिनट बाद कहा था उसने खुद ही कॉल किया। निधि ने फोन उठाया और कहा, ये अच्छा है, मेरे कहने पे तो तुम कभी फोन नहीं उठाते। राहुल बोला, क्योंकि बेबी आपसे मेरी रोज बात होती है। निधि बोली, अच्छा तुम्हें एक गुड न्यूज़ देनी है। अच्छा और वो क्या है, खुद पूछ लो अवनी से। ये कहते हुए निधि ने अवनी को फोन दे दिया। अवनी निधि से फोन लेते हुए बोली, हेलो राहुल, कैसी है छिपकली। अवनी बोली, तेरी छिपकली तुझे बहुत याद कर रही है। राहुल थोड़ी देर अवनी को देखने के बाद, हाय मैं वारी जावा। अवनी बोली, अब जल्दी बताना कि इंडिया कब आ रहा है। राहुल बोला, अभी तो काम की वजह से नहीं आ पाऊंगा, लेकिन शादी में पक्का आऊंगा। अवनी बोली, तू पागल है क्या, तू हर साल ऐसे ही कहता है, कहीं तेरा वहाँ कोई चक्कर। राहुल बोला, बकवास मत कर। राहुल को छेड़ने के बाद अवनी ने कहा, अच्छा ये सब छोड़, आज मेरी एंगेजमेंट है। क्या। ये सुन राहुल थोड़ी देर के लिए शांत हो गया, फिर उसने कहा, कंग्रेचुलेशंस, मतलब छिपकली को झेलने के लिए भी कोई आ गया। फोन पर बात करते करते अवनी निधि से थोड़ा दूर जाकर बोली, राहुल तू इंडिया कब आएगा, सच बता। और हाँ अगर तू निधि को धोखा देने के बारे में सोच भी रहा है ना तो याद रखना, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तू अच्छे से जानता है मेरे लिए निधि कितनी इंपॉर्टेंट है। राहुल बोला, हाँ बाबा हाँ मुझे पता है, और तुझे लगता है मैं निधि को छोड़ सकता हूँ। अच्छा चल बाय, बॉस बुला रहे। ये कह के उसने फोन कर दिया, लेकिन अवनी को न जाने क्यों जाने अनजाने किसी बड़े तूफान का एहसास हो रहा था। क्या अवनी की सगाई सच में बिना किसी रुकावट की पूरी हो पाएगी, या ठीक उसी वक्त कोई बड़ा तूफान आने वाला है। राहुल के अचानक बदले रिएक्शन से क्या उसकी और निधि की रिलेशनशिप में कोई छुपा सच उजागर होगा। जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड।
अवनी को न जाने क्यों अनजाने आने वाले किसी बड़े तूफान का एहसास हो रहा था। अवनी के एंगेजमेंट जाने वाले सभी लोग जब फ्लैट से निकलकर अर्नव के मेंशन में जाने लगे और अवनी नहीं दिखी तो अर्नव ने बड़ी बेसब्री से पूछा, अवनी आ रही है? तभी किसी ने कहा, लो आ गई। ये सुनते ही जब अर्नव की नजर अवनी पर पड़ी तो वो उसे दिखता ही रह गया। अवनी आज किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। अवनी के चेहरे पर खुशी की लाली थी। अर्नव ने देखा कि अवनी उस भारी लहंगे में बड़ी मुश्किल से चल पा रही थी। तभी अर्नव अवनी के पास गया और उसे अपनी बाहों में उठा लिया। अवनी हैरानी भरी नजरों से अर्नव को देखने लगी। अर्नव उसे अपनी गोद में उठाए लिफ्ट से नीचे ले गया। फिर उसने अवनी को कार में बैठाया। इस पूरे नजारे को देखकर रूही जी बहुत खुश थी कि अवनी की जिंदगी में एक ऐसा इंसान आया है जो उसे हमेशा सपोर्ट करेगा। वहीं दूसरी तरफ रोहन पहले से मल्होत्रा मेंशन में सब हैंडल कर रहा था, लेकिन उसका मन बार बार रूहानी की तरफ जा रहा था। वो सोच रहा था काश रूहानी भी यहाँ होती, लेकिन उसे पता था कि रूहानी कभी उसके साथ आने के लिए तैयार नहीं होगी। तभी अचानक रोहन के फोन पर माय लव फ्लैश होने लगा। रोहन ने कॉल उठाया। दूसरी तरफ से आवाज आई, रोहन मेरे पेट में बेहद दर्द हो रहा है, प्लीज मुझे बचा लो। ये सुनकर रोहन का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया। उसने घबराते हुए कहा, क्या हुआ है तुम्हें? मैं अभी आ रहा हूँ। ये कहते हुए रोहन तुरंत वहां से निकला और कार की तरफ गया। कार में बैठकर उसने कार स्टार्ट की और वहां से निकल गया। जैसे ही वो वहां से निकला अर्नव की कार वहां पहुंची। अर्नव बाहर आया और अवनी को फिर से अपनी बाहों में उठाकर अपने मास्टर बेडरूम में ले गया। ये वही कमरा था जहां अर्नव और अवनी की पहली रात बीती थी। अवनी उस कमरे को देखकर एक पल में उस दिन को याद करने लगी। अर्नव ने अवनी को बेड पर बिठाया और कहा, मुझे पता है तुम सोच रही हो वो मेरी गलती थी, लेकिन मैं अब वो गलती दोहराऊंगा नहीं। अवनी ने अर्नव के सीने पर अपना सर रख दिया और उसकी खुशबू को महसूस करने लगी। आज भी अर्नव के कपड़ों से वही परफ्यूम की महक आ रही थी। थोड़ी देर बाद अर्नव और अवनी नीचे आए। अभिनव ने जब अवनी को देखा तो वो दिखता ही रह गया। फिर उसने अपनी नजरें झुका ली। वैशाली खुश होते हुए अवनी के पास गई और उसकी बलाइयां उतारने लगी, किसी की नजर ना लगे। रागिनी भी अवनी के पास आई और उसे गले मिलते हुए बोली, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम अर्नव की वाइफ बन रही हो। अवनी ने कहा, थैंक यू। रागिनी बोली, वैसे आज मेरा भी बॉयफ्रेंड आने वाला है और जल्दी हम भी शादी करने वाले हैं। निधि पास में खड़ी बोली, ये तो बहुत अच्छी बात है। रागिनी मुस्कुराते हुए बोली, हम दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। थोड़ी देर बाद जब एंगेजमेंट शुरू हो गई तो अर्नव घुटनों के बल एक पैर रखकर अवनी के हाथ में रिंग पहनाई और उसके हाथों को चूम लिया। उसका अंदाज इतना रोमांटिक लग रहा था कि मानो कोई बादशाह अपनी बेगम को अंगूठी पहना रहा हो। उसकी पर्सनालिटी इतनी खूबसूरत थी कि वहां खड़े सबको यही लग रहा था कि कोई इतना हैंडसम कैसे हो सकता है। अवनी ने जब अपने हाथ में पहनी हुई रिंग देखी तो उसमें कुछ लिखा था, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी। वो रिंग बहुत खूबसूरत थी। उस रिंग के बीच एक छोटा सा ताज बना हुआ था और उसमें छोटे अक्षरों में अर्नवी नाम लिखा था। अर्नव अवनी के पास आकर बोला, इसमें हमारी बेटी का नाम लिखा है। अवनी शॉक होकर बोली, तुम्हें इतना यकीन कैसे है? बच्चा बेटा भी तो हो सकता है। अर्नव हंसते हुए बोला, तुम मुझे रिंग पहनाओ फिर समझाता हूँ। इसके बाद अवनी ने रिंग लेकर अर्नव को पहना दी, लेकिन अवनी को ये नहीं पता था कि ये दोनों ही रिंग अर्नव ने खास तौर पर इस दिन के लिए बनवाई थी। दोनों रिंग डायमंड की बनी हुई थी और उन्हें देखकर कोई भी कह सकता था कि ये छोटे मोटे स्टोर की नहीं है। अर्नव ने खास तौर पर ये रिंग्स सबसे बड़ी कंपनी KGK मैन्युफैक्चरिंग से ऑर्डर करवाई थी। अपनी रिंग के बाद अवनी ने अर्नव की रिंग को ध्यान से देखा। उसमें भी कुछ नाम लिखे थे, लेकिन वो पढ़ नहीं पा रही थी। अर्नव मुस्कुराते हुए बोला, इसमें अर्व नाम लिखा है। इसमें से कोई नाम हमारे बच्चे पर जरूर आएगा। और तुम्हें याद है ना, तुमने मुझे 3 साल पहले हमारे नाम के अक्षर जोड़कर यही नाम कहा था। ये सुन अवनी मुस्कुरा उठी। उसे लग रहा था जैसे उसे सारा जहां मिल गया। दोनों की सगाई हुई और सब बेहद खुश थे। तभी अर्नव के डैड भी आ गए। अर्नव ने अपने डैड को देखा तो न जाने क्यों चिढ़ गया। पूर्वी जी आनंद जी के पास गई। आनंद जी अर्नव और अभिनव के डैड थे। थोड़ी देर बाद सब बातें करते रहे। तभी रागिनी निधि के पास आई और हाथ में वाइन का ग्लास पकड़े बोली, तुम्हें पता है जब हम किसी से एक दिन भी दूर रहते हैं ना तो वो एक दिन भी हमें बरसों जैसा लगता है। निधि ने कहा, और ये सारी बातें तुम मुझसे क्यों कह रही हो? रागिनी मुस्कुराकर बोली, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। देखो ना, एक वीक से अपने प्यार से दूर हूँ और आज वो आने वाला है। मैं उसे देखने के लिए तरस रही हूँ। निधि बोली, और जब किसी से दूर रहने की आदत पड़ जाए तब क्या करें? फिर खुद ही मुस्कुराते हुए आगे बोली, प्यार ऐसा शब्द है जो इंसान को कुछ भी करने पर मजबूर कर देता है। फिर आगे निधि ने कहा, अब इन दोनों को ही देख लो। अवनी की जिंदगी आसान नहीं रही, लेकिन उसने जिसे सच्चा प्यार किया वो आज उसके साथ है। रागिनी मुस्कुराते हुए बोली, एक बात कहूँ, जब प्यार की सीमा इतनी बढ़ जाए ना तो प्यार करना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उसकी मंजिल सिर्फ तकलीफ और सन्नाटे के सिवा कुछ भी नहीं होती। और जब हम चाहकर भी प्यार करना नहीं छोड़ पाते ना तो ट्रस्ट मी, अगर हम उसे भूलने की कोशिश करें तो पूरी कायनात हमें उससे मिलवाने में जुट जाती है। उसकी डायलॉग बाजी सुनकर निधि जोर जोर से हंसने लगी। निधि हंसते हुए बोली, यू आर वेरी फनी, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है, टेंशन मत लो। रागिनी हंसते हुए बोली, कोई ना, ये डायलॉग किसी और को मार दूंगी। तभी रागिनी का फोन बजा। कॉल पर जान नाम फ्लैश हो रहा था कि निधि ने देख लिया था। निधि चिढ़ते हुए बोली, उठा लो, कहीं तुम्हारे ना उठाने से कायनात वाली लड़की से ना मिलने चला जाएगी। ये सुन रागिनी हंसते हुए फोन उठा लेती है। रागिनी बोली, हेलो। दूसरी तरफ से आवाज आई, कहाँ हो तुम? मैं आ गया हूँ, बाहर खड़ा हूँ। रागिनी बोली, तो अंदर आ जाओ ना, बाहर क्यों खड़े हो, जल्दी आओ। इस बीच अवनी भी निधि और रागिनी के पास आ गई। अवनी ने पूछा, क्या बातें चल रही हैं मैडम लोगों में? निधि हंसकर बोली, बस हम रागिनी के बॉयफ्रेंड का इंतजार कर रहे हैं, वो अभी तक आया ही नहीं है, तो रागिनी बेचैन हो रही है। अवनी बोली, ओहो क्या बात है रागिनी मैडम, वैसे तो आप मेरे पति पर मरती थी, अचानक ये दिल कहीं और कैसे चला गया? रागिनी हंसते हुए बोली, अब वो क्या करे अवनी मैडम, आपके पति ने भाव ही नहीं दिया तो सोचा दूसरा पटा ले। ये सुनकर तीनों हंसने लगी। तभी फिर से रागिनी का कॉल आया। रागिनी बोली, आप क्या है, आ क्यों नहीं रहे हो? दूसरी तरफ से आवाज आई, अरे यहाँ सिक्योरिटी मुझे अंदर नहीं आने दे रही है। रागिनी बोली, ओह गॉड, वेट मैं आती हूँ। ये कहकर फोन काटकर वो बाहर चली गई। बाहर एक लड़का खड़ा था जिसने 3 पीस ब्लैक सूट पहना हुआ था। अंदर सफेद शर्ट और ब्लेजर की पॉकेट के ऊपर एक ब्रोच लगी हुई थी। वो इंसान बेहद हैंडसम और अट्रैक्टिव लग रहा था। रागिनी बाहर जाकर सिक्योरिटी गार्ड से बोली, ये मेरे बॉयफ्रेंड है, आप इन्हें अंदर आने दीजिए। ये रहा कार्ड। उस कार्ड में साफ साफ VIP लिखा था। ये कार्ड जिसके पास होता है मतलब वो सीधे अर्नव का ऑर्डर होता है। गार्ड ने उस इंसान को अंदर आने दिया। रागिनी खुशी से उसके गले लग गई और उसके गाल पर किस करते हुए बोली, दीदी मैं बहुत खुश हूँ तुम यहाँ आए, सिर्फ मेरे लिए।
वो आदमी रागिनी को किस करते हुए बोला, अब मेरी जान इतना प्यार से बुलाया और मैं ना आऊं? रागिनी मुंह बनाते हुए बोली, हाँ हाँ पता है कितने आ रहे थे तुम, कितना बोलना पड़ा तुम्हें इन्हें आने के लिए, तब आए हो। ऐसे मुझे पता था कि तुम मेरी शादी किसी और से नहीं होने दोगे। लड़का बोला, तुम जानती हो ना कि तुमने मुझे ब्लैकमेल किया है, अगर तुम मुझे ब्लैकमेल नहीं करती तो मैं कभी नहीं आता। रागिनी बोली, लेकिन तुम मेरे लिए आए ना, बस आई लव यू। लड़का बोला, लव यू टू। इसके बाद रागिनी के साथ वो लड़का भी अंदर चला गया। अंदर आते ही रूही जी और पूर्वी जी को देखा तो रागिनी बोली, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, हम जल्दी ही शादी करने वाले हैं। वो लड़का दोनों को नमस्ते करने लगा। इधर अवनी निधि के साथ बातें कर रही थी कि उसे रागिनी की आवाज़ सुनाई दी। निधि ने अवनी से कहा, लगता है इसका बॉयफ्रेंड आ गया। अवनी बोली, हाँ। जब दोनों उस तरफ गए तो उन्हें ठीक से उस इंसान का चेहरा दिखाई नहीं दिया क्योंकि पूर्वी जी और रूही जी की पीठ उनके सामने थी। लेकिन जैसे ही वो रागिनी के पास पहुंची उन्हें उसका चेहरा दिखा। उस इंसान ने जब निधि को देखा तो वो हैरान हो गया। वहीं निधि और अवनी के होश उड़ गए। आखिर कौन है रागिनी का बॉयफ्रेंड, जिसे देखकर अवनी और निधि दोनों के होश उड़ गए? क्या अवनी और अर्नव की सगाई के बीच ये नया चेहरा कोई बड़ा धमाका करने वाला है? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड। निधि के मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकला, राहुल। निधि की बातें सुनने के बाद जब अवनी ने भी रागिनी के बॉयफ्रेंड को देखा तो वो हैरान हो गए। वहीं राहुल के पिछले लाइफ से जुड़ी बातों से अनजान रागिनी मुस्कुराते हुए बोली, तुम इसे जानती हो? क्या तुम दोनों पहले मिले हो? अवनी ने अपनी आंखें राहुल की आंखों में जमाते हुए कहा, इसे हम कैसे भूल सकते हैं? अवनी ने पूछा, क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? रागिनी ने अवनी के एक्सप्रेशन पर गौर नहीं किया था और उसने हाँ में जवाब दिया। अवनी थोड़ी आगे आई और राहुल के चेहरे पर जोरदार तमाचा जड़ दिया। थप्पड़ की आवाज इतनी तेज थी कि सबकी नजर उसकी तरफ चली गई। अवनी ने राहुल के कॉलर को पकड़ते हुए कहा, क्यों किया तुमने मेरी दोस्त के साथ ऐसा? रागिनी अवनी का हाथ छुड़ाने लगी, लेकिन न जाने आज अवनी के दुबले पतले शरीर में इतनी जान कहां से आ गई थी कि रागिनी भी उसे नहीं छुड़ा पा रही थी। राहुल ने अवनी का हाथ अपने कॉलर से छुड़ाते हुए कहा, अवनी तूने सही नहीं किया, मुझे थप्पड़ मार कर इसका बदला मैं तुझसे जरूर लूंगा। अवनी ने एक उंगली राहुल को दिखाते हुए कहा था ना मैंने कि मेरे ऊपर आँच आएगी तो मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन मेरी दोस्त पर अगर आँच आई तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। राहुल ने कहा, शेर शांत क्या हुआ, तुम लोगों के तो पर निकला है। तू अवनी अपने ही पति से कभी लड़ नहीं पाई और आज अपने दोस्त के पति से लड़ने आई है। ये कहकर राहुल हंसने लगा। ये सब सुनने के बाद अवनी अपने गुस्से भरी आंखों से राहुल को देख रही थी। वहीं अवनी के पास खड़ी निधि उसके थोड़ा और पास आकर बोली, अवनी मैं इस इंसान को अब देखना भी नहीं चाहती। रागिनी जो खड़ी सब कुछ देख रही थी उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो चिल्लाकर बोली, ये हो क्या रहा है, कोई मुझे समझाएगा? और तुम अवनी, तुम्हें क्या आ गया मेरे बॉयफ्रेंड पर हाथ उठाने का? अवनी ने गुस्से से कहा, तुम मुझसे पूछ रही हो रागिनी? जरा अपने सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड से पूछ कि उसने ऐसा क्यों किया। तो उसे एहसास हुआ कि राहुल जरूर कुछ छुपा रहा है। अवनी ने कहा, चलो मैं ही बता देती हूँ इसने क्या किया है। ये निधि का हस्बैंड है और इसका और निधि का 5 साल का रिश्ता है। ये दोनों 5 साल से मैरिड है और ये इंसान 5 सालों से मेरी दोस्त को धोखा दे रहा है। ये सुनने के बाद रागिनी राहुल को नम आंखों से देखने लगी। फिर राहुल के चेहरे को अपने हाथ में लेते हुए उसने कहा, कह दो राहुल ये सब झूठ है, कह दो कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं। तुम तो सिर्फ मुझसे प्यार करते हो ना? हाँ कुछ तो बोलो, कुछ बोलते क्यों नहीं, प्लीज कुछ बोलो। अवनी ने राहुल की कॉलर को पकड़कर अंदर लाया और राहुल को लगभग पटकते हुए बोली, क्या कहा था तूने कि मैं अपने पति से लड़ नहीं पाई? याद रखना राहुल जैन, तुम मेरे पति जैसे कभी नहीं बन सकते। मेरा हस्बैंड जो था वो सामने था, तुम्हारे जैसे पीठ पीछे उसने कुछ नहीं किया। तुम्हारी तरह उसने मेरी जगह किसी और औरत को नहीं दी। उसने हमेशा सिर्फ और सिर्फ मुझे दिल में रखा। और तुमने क्या किया? राहुल हंसते हुए बोला, अवनी तुझे क्या लगता है मैं इस लड़की से कभी प्यार कर सकता? तेरे होते हुए मैंने कभी किसी लड़की से कभी प्यार नहीं किया। मैंने हमेशा सिर्फ तुझे पाने का सोचा, लेकिन तूने मेरी शादी इस लड़की से करवा दी। अब तू ये बोल कि मैं क्या करता? मानता हूं निधि बेहद खूबसूरत थी, लेकिन मैं हमेशा सारी लड़कियों में तुझे ढूंढता था, लेकिन ज़रा किसी में इतना दम ही नहीं था जो तुझसे मुकाबला कर सके खूबसूरती में। ये सब सुनने के बाद अपनी गुस्से भरी आंखों से राहुल को लगातार घूरे जा रही थी। फिर राहुल उठा और अवनी के सामने जाकर खड़ा हो गया और कहा, यही अदा तो मुझे नहीं पसंद है। हाँ कभी कभी ये गुस्सा मेरी जान ले लेता है। जानती है तुझे देखकर ये दिल कब तक था जब तूने उस पूरे कॉलेज स्टूडेंट के सामने एक लड़के को मार मार कर अपने पैरों पर गिराया था। तेरी वो गुस्सैल आंखें, तेरा पागलपन, निधि तेरे आगे कुछ भी नहीं थी। लेकिन जब मुझे निधि ने बताया कि तू अब पहले जैसी नहीं रही तो मुझे बड़ा दुख हुआ। मुझे समझ नहीं आया ऐसा कौन सा आदमी पैदा हो गया जो अवनी अग्रवाल को हरा कर चला गया। मन तो किया जाकर उस आदमी को मारूं, लेकिन साला मैं तो इंडिया आ ही नहीं सकता था। इतने सालों में रागिनी पहली ऐसी लड़की मिली जो मुझे बिल्कुल तेरी तरह दिखी, बिल्कुल निडर। वैसे अच्छा लगा अवनी तुझे पहले वाले रूप में देखकर। अवनी राहुल की बातें सुनकर बौखला गई। वो राहुल के एकदम करीब गई और उसकी कमर से बेल्ट निकाल ली। हालांकि राहुल ने फिट पैंट पहनी थी इसलिए उसकी पैंट नहीं खुली। अवनी ने बेल्ट को अपने हाथों में लिया और कहा, तुझे मेरा वो रूप पसंद है ना, तो आज तुझे महाकाली के दर्शन करवा देती हूँ। अवनी ने अपने हाथों में बेल्ट को पकड़ा और जैसे ही वो राहुल को मारने वाली थी तभी राहुल ने एक हाथ से अवनी के बेल्ट को पकड़ लिया। अवनी बेल्ट को खींच भी नहीं पा रही थी। राहुल हंसते हुए बोला, इतना भी आसान नहीं है जाने मन, आखिर हो तो एक लड़की है ना, इतना भी तुम में दम नहीं है जो मुझे मार सको। अवनी ने गुस्से भरी आंखों से एक बार निधि को देखा जो शौक से खड़ी हुई, खुद में कहीं गुम थी। फिर उसने राहुल को देखा। फिर अवनी थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद कर लेती। राहुल डेविल स्माइल देते हुए बोला, हाय ये तुम्हारी आंखें। ये सुन अवनी ने दोबारा अपने गुस्से भरी आंखें खोली और अपने पैर को जोर से राहुल के नीचे वाले भाग पर मारा। अवनी की ताकत इतनी जोर से थी कि राहुल का अपने बेल्ट पर से हाथ हट गया और उस जगह को शांत करने के लिए वो खुद को संभालने लगा, क्योंकि इतने लोगों के बीच वो उस जगह पर हाथ नहीं रख पा रहा था। कहते हैं जब बल काम ना करे तब दिमाग काम आता है, इसीलिए अक्सर ताकत और दिमाग में विजय हमेशा दिमाग की होती है। अवनी ने बेल्ट छीना और उसे मारते हुए बोली, क्या कहा था तूने? लड़कियों में इतनी दम नहीं है? भूल मत राहुल, भरी सभा में जब द्रौपदी ने लगा रहा था तो उस वक्त भी प्रलय आ गया था। उस एक स्त्री ने पूरी महाभारत शुरू कर दी थी, इसीलिए कभी भी स्त्री को कमजोर मत समझना।
स्त्री अगर चुप है तो वो गौरी माँ पार्वती है, अगर स्त्री विनाश पर उतर आए तो वो महाकाली भी बन सकती है। अवनी उसे लगातार मार रही थी, लेकिन राहुल के चेहरे पर कोई पछतावा नहीं दिख रहा था। राहुल गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, अवनी तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। अवनी उसे मारते हुए निधि के पास ले आई, जिसका एहसास राहुल को नहीं हुआ था। अवनी ने बेल्ट से मारते हुए राहुल को निधि के चरणों पर गिरा दिया। राहुल ने जब किसी का पैर देखा तो उसने अपनी नजरें ऊपर की और देखा निधि खड़ी थी। निधि की धड़कनें जैसे एकदम से बढ़ चुकी थी। वो जोर जोर से सांसें ले रही थी। निधि सिर्फ उसे गुस्से और दर्द की नजरों से देख रही थी। अवनी अब रुक चुकी थी। अवनी ने निधि को देखते हुए कहा, अगर आज तूने कोई कदम नहीं उठाया तो याद रखना, कोई लड़की अपने लिए स्टैंड नहीं लेगी और उसकी मदद कोई भी नहीं करेगा। हमेशा से तू कहती थी कि अगर तेरा पति ऐसा कुछ भी करता तो तू उसे नहीं छोड़ती। तो आज कहाँ गया तेरा वो डायलॉग, तेरी वो ताकत? लगता है तू उन बेचारियों में से ही है। अवनी बार बार निधि को भड़का रही थी जिससे वो राहुल पर एक्शन ले, और ऐसा ही हुआ। निधि ने अवनी से बेल्ट ले ली। राहुल अब थककर चूर हो गया था। उसके बॉडी के हर जगह पर बेल्ट के निशान बन गए थे। अवनी का आज इतना गुस्से वाला रूप राहुल ने पहली बार देखा था। कहते हैं लड़कियों में लड़कों से ताकत कम होती है, लेकिन लड़कियों में लड़कों से ज्यादा दिमाग होता है, और यही बात हमेशा लड़कियां भूल जाती हैं। वही साइड में खड़ा अर्नव ये सब आराम से देख रहा था। शायद किसी ने अर्नव के चेहरे को नोटिस नहीं किया। अर्नव ये सब देखकर मुस्कुरा रहा था। अर्नव को बेहद प्राउड फील हो रहा था। अर्नव को मजा आ रहा था अवनी के हाथों से राहुल को मार खाते देख। आखिर थी तो अवनी उसकी ही वाइफ, लेकिन फिर भी अर्नव ने कभी भी अवनी का ये रूप नहीं देखा था। उसे खुशी भी हो रही थी कि उसकी बीवी स्ट्रांग है, ना कि दूसरों की तरह बेचारी। लेकिन उसे अब ये भी रियलाइज हो रहा था कि उसने 3 साल में कितना कमजोर बना दिया था। अर्नव ने मन में कहा, चल अर्नव अब तो पूरी जिंदगी इससे डर के रहना पड़ेगा। अब तो शेर के मुंह पे भी पट्टा बांध देगी है शेरनी। ये कहकर वो अवनी को देख रहा था, जो आज झांसी की रानी से कम नहीं लग रही थी। निधि बेल्ट पकड़कर राहुल को मारते हुए बोली, तुम्हें जितनी भी सजा दूं ना कम है। तुमने सिर्फ मेरा नहीं, रागिनी की भी जिंदगी बर्बाद की। हम दोनों के विश्वास के साथ खेला। निधि ने उसे 2-3 बार और मारा और बेल्ट फेंक दिया। निधि ने अवनी से कहा, इसे मेरी नजरों से दूर कर दे अवनी। तब तक पुलिस भी आ चुकी थी। पुलिस ने राहुल को हथकड़ी पहनाई और जबरदस्ती ले जाने लगी। तभी राहुल चिल्लाते हुए बोला, याद रखना अवनी, तुझे इस हर सुन का हिसाब देना पड़ेगा। मैं तुझे वो दर्द दूंगा जो तू कभी सोच भी नहीं सकती। क्या राहुल की धमकी सच साबित होगी और वो सच में अवनी से बदला नहीं पाएगा? अवनी का ये नया रूप देखकर क्या अर्नव के दिल में उसके लिए पुरानी भावनाएं फिर से जागेंगी? क्या रागिनी राहुल की असलियत जानने के बाद भी उससे रिश्ता तोड़ेगी या फिर किसी धोखे में फंसी रहेगी? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड। पुलिस के साथ जाते समय राहुल जो धमकी दे रहा था, अवनी उसे चुपचाप सुन रही थी। वहीं पूर्वी जी अवनी का ये रूप देखकर बिल्कुल सहम सी गई थी। वैशाली जो अभिनव के पास खड़ी थी, उसमें तो अब बोलने की भी शक्ति नहीं थी। वैशाली हैरान नजरों से बस अवनी को देखते हुए अभिनव से बोली, मैंने कभी नहीं सोचा था इतनी भोली और प्यारी दिखने वाली अवनी इतनी खतरनाक हो सकती है। अभिनव अवनी को देखते हुए न जाने किस सोच में गुम था। वो अनजाने में बोला, मैंने देखा है उसके इस अवतार को, और इस अवतार का कहीं ना कहीं कारण मैं भी हूँ। अभिनव की बातें सुन वैशाली की आंखें फैल गई। उसने अभिनव को देखते हुए कहा, लेकिन आपने कब देखा? आप तो अवनी को जानते भी नहीं थे। अभिनव हकीकत में आया और बात संभालते हुए बोला, मेरा मतलब है कि मैंने देखा है आज, और उसका कारण मैं खुद सामने देख रहा हूँ। वैशाली को अभिनव की बात पर विश्वास हो गया। वहीं दूर तरफ रोहन बेड पर रूहानी को अपने शरीर से दबाते हुए उसे जबरदस्ती किस कर रहा था। रूहानी उसे खुद से दूर धकेलते हुए बोली, रोहन छोड़ो मुझे दर्द हो रहा है। रोहन मुस्कुराते हुए बोला, तो ये पहले सोचना चाहिए था ना स्वीटा। रूहानी पछता रही थी। उसे वो सारी बातें फ्लैशबैक में याद आ गई जो उसने की थी। रोहन लगभग तार को सड़क पर दौड़ाते हुए विला पहुंचा था। विला पहुंचते वो सीधा मास्टर बेडरूम में जाने लगा। उसे बहुत घबराहट हो रही थी। जब उसने मास्टर बेडरूम का दरवाजा खोला तो सामने का नजारा देखकर हैरान रह गया। रूहानी बेड पर बैठी चिप्स खा रही थी और टीवी पर वेब सीरीज का मजा ले रही थी। रोहन तुरंत रूहानी के पास गया और उसके पूरे शरीर को चेक करने लगा। उसने रूहानी के पेट को छुआ और कहा, क्या तुम्हारा पेट का दर्द ठीक हो गया? रोहन के ऐसे छूने से रूहानी के शरीर में सिरहन सी दौड़ गई और पेट पर छूने से वो थोड़ी अनकंफर्टेबल हो रही थी। रोहन इसे घूरकर देखते हुए बोला, तुम्हारे पेट का दर्द? रूहानी फिर हंसने लगी, मानो वो रोहन का मजाक उड़ा रही हो। हस्बैंड आपको क्या लगता है, अगर मेरे पेट में कोई दर्द होता तो मैं अभी इतने आराम से चिप्स खाई होती क्या? दरअसल जब आप मुझे बाहर जाने नहीं दे रहे थे और मुझे मेरे सोर्सेज से पता चला कि आपकी बहन यानी अवनी मैम की आज सगाई थी, तो मुझे लगा कि जब मैं ही बाहर नहीं जा पा रही हूँ तो क्यों ना आपको बुला लूं कंपनी देने के लिए। अब क्या करूँ रोहन जी, आपकी खुशी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। ये कहकर उसने एक डेविल स्माइल दी थी। रोहन गुस्से से घूरते हुए बोला, तुम्हें नहीं लगता कि इन कुछ महीनों में तुम कुछ ज्यादा ही बिगड़ गई हो? रूहानी बोली, आप क्या करें रोहन, आप मुझे चैन से जीने नहीं दे रहे हो तो मैं आपको कैसे चैन से जीने दूं? ये कह के उसने फिर से चिप्स का पैकेट उठाया और टीवी देखने लगी। तभी रोहन चलते हुए रूम के दरवाजे तक गया और दरवाजा बंद कर दिया। रूहानी तिरछी नजरों से रोहन के मूवमेंट को देख रही थी। उसे अब डर लग रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर डर के भाव नहीं आने दिए। रोहन चलते हुए उसकी तरफ आने लगा और कहा, हाँ तो तुम क्या कह रही थी? तुम्हें मेरी कंपनी चाहिए थी। रूहानी रोहन को इग्नोर करते हुए टीवी देखते जा रही थी। रोहन बेड के साइड में पैर फैलाकर बैठ गया और रूहानी के कंधे पर अपना हाथ रखा। अरे जान, अगर तुम मुझे इतना ही मिस कर रही हो तो बता देती, मैं यूं ही तुम्हें कुछ करने चला आता। तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं थी। रूहानी मन ही मन सोच रही थी, इसकी बातों का मतलब क्या है? क्या ये पागल हो क्या? रोहन रूहानी की जांघों पर अपना सर रखकर लेट गया। रूहानी उसे खुद से दूर करते हुए बोली, ये तुम क्या कर रहे हो? रोहन बोला, क्या कर रहा हूँ? मैं तो बस तुम्हारे पैरों पर अपना सर रख रहा हूँ। रूहानी गुस्से से बोली, कोई जरूरत नहीं है। इससे पहले कि रूहानी वहां से भाग पाती, रोहन ने उसका हाथ पकड़कर बेड पर खींच लिया, जिसकी वजह से वो बेड पर गिर गई। रोहन उसके ऊपर आकर उसके शरीर को अपने भार से दबाते हुए बोला, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? हाँ, तुमने इसी वजह से तो मुझे बुलाया था, तुम मुझसे भाग क्यों रही हो? गलत बात है रोहानी। रूहानी बोली, छोड़ो मुझे, जाने दो। इससे पहले कि वो कुछ और कह पाती, रोहन ने उसके होठों को अपने होठों से लॉक कर लिया। उसने उसके होठ काट लिया, जिसकी वजह से हल्का सा खून निकल आया। रोहन बेहद पैशन से किस कर रहा था। रूहानी अब सांस भी नहीं ले पा रही थी। रोहन की इस तरह पैशनेट किस से रूहानी अब हिल भी नहीं पा रही थी। वो रोहन के सीने पर मार मार थक चुकी थी। जब रोहन को एहसास हुआ कि रूहानी अब सांस भी नहीं ले पा रही है तो वो थोड़ा दूर हुआ, लेकिन उसे खुद से अलग नहीं होने दिया। रोहन अब रूहानी के गाल और उसके गले पर किस करने लगा। वो किस करते हुए बाइट भी कर लेता था, जिससे रूहानी को हल्का सा दर्द हुआ।
रूहानी जोर जोर से सांस ले रही थी। रोहन उसके मासूम से चेहरे को देखता ही रह गया। रूहानी की गर्म सांसें जब उसके माथे पर पड़ी तो उसे करंट सा महसूस हुआ। रोहन का शरीर पूरी तरह से गर्म हो चुका था। वो उसकी गर्दन पर किस करते हुए उसकी शर्ट के बटन खोलने लगा। रूहानी उसके इस बिहेवियर से हैरान हो गई। उसने तुरंत अपनी शर्ट को पकड़ लिया और कहा, नहीं प्लीज, मुझे ये सब नहीं करना। तुम तो हमेशा मेरी डिसीजन की रिस्पेक्ट करते थे ना, तो आज क्या हो गया तुम्हें? रोहन मानो रूहानी की बातों को पूरी तरह से इग्नोर कर रहा था। उसने उसके शर्ट के आधे बटन खोल दिए और जीन्स का एक बटन भी खोल दिया, लेकिन तभी उसे लगा कि ये सही वक्त नहीं है, उसे खुद को कंट्रोल करना चाहिए। रूहानी उसके बदलते एक्सप्रेशन देख सकती थी। रोहन ने एक झटके से रूहानी की जीन्स का बटन वापस से बंद कर दिया और बेड से उठते हुए कहा, तुम अभी सिर्फ 21 साल की हो, मैं इसीलिए अभी नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ सहना पड़े। ये कहकर वो बाथरूम में चला गया और खुद को शांत करने के लिए शार के नीचे खड़ा होकर ठंडे पानी से नहाने लगा। रूहानी उसके ऐसे बिहेवियर देखकर चौंक गई और जोर जोर से सांस लेने लगी। फाइनली रोहन का गुस्सा और डिजायर शांत हो गए थे। वहीं दूसरी तरफ आनंद जी अवनी को देखकर एकदम से जम गए थे। उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। अवनी आनंद जी के पास गई और पैर छूते हुए बोली, आई एम सॉरी डैड, आप पहली बार मुझसे मिले और आपको ये सब देखना पड़ा। आनंद जी बोले, बेटा मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ क्या हुआ, मुझे इस बात से फर्क पड़ता है कि मेरी बहू इतनी अच्छी है। मुझे गर्ल हल्का सा मुस्कुरा दी, लेकिन तभी प्रकाश जी की आवाज आई, चीकू अभी अभी जो तूने किया वो क्या था? अवनी समझ नहीं पाई कि प्रकाश जी क्या कहना चाहते हैं। प्रकाश जी अवनी के पास गए और उसकी आंखों में देखते हुए बोले, क्या तेरा कोई हस्बैंड था? अवनी ये सुनकर जमसी गई। वो ये तो भूल ही गई थी कि राहुल को मारते वक्त उसने बहुत सारी बातें बोलती थी। अवनी सर झुकाकर फर्श को देखने लगी। प्रकाश जी ने अवनी का सर ऊपर किया और बोले, चीकू मुझे सच सच जानना है, ये क्या हुआ है? इससे पहले कि अवनी कुछ कहती, अर्नब बीच में आते हुए बोला, मैं बताता हूँ, अवनी ही मेरी एक्स वाइफ है और अवनी के साथ 3 साल जो कुछ भी हुआ वो सब मेरी वजह से हुआ था। अवनी उसे देखने लगी। अर्नब ने प्रकाश जी को सब कुछ बताया जो कुछ भी हुआ था, लेकिन उसने अवनी और उसके बीच की बातें नहीं बताई। उसने अभिनव के बारे में कहा कि जो उसने किया था सारा इल्जाम अब अभिनव पर लग चुका था। अभिनव भी शर्मिंदा था। वैशाली ये सब सुनकर कुछ समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या कहे। अवनी को ये जानकर शांति मिली कि अर्नब ने सारा सच नहीं कहा, लेकिन उसे अभिनव के लिए बुरा लग रहा था। अर्नब को 3 साल से अभिनव पर बेहद गुस्सा था जो उसने आज निकाल दिया। अर्नब को लगता था कि अगर अभिनव ने अवनी को डाइवोर्स पेपर की धमकी ना दी होती तो शायद अवनी उसे छोड़कर नहीं जाती। अर्नब के हिसाब से अभिनव को पता था कि वो उसके छोटे भाई की बीवी है, फिर भी उसने इतनी बड़ी गलती की। वाह, हमारा हीरो तो महा झूठा निकला। बेचारा अभिनव अब न जाने कैसे वैशाली को मनाएगा, लेकिन अर्नब ने गलती नहीं की। वाह जनाब। प्रकाश जी अर्नब को देखते हुए बोले, तो फिर तुम वापस क्यों नहीं आए अवनी को ढूंढने? अर्नब बोला, मैं ढूंढने गया था, मैंने हर जगह ढूंढा लेकिन अवनी कहीं नहीं मिली। उस वक्त मैं आपके बारे में भी नहीं जानता था। मॉम को भी अवनी के परिवार के बारे में ज्यादा नहीं पता था। मैंने कॉल भी की लेकिन फोन बंद बता रहा था। फिर मेरी सारी उम्मीद टूट गई। ये कह के वो बेचारा सा मुंह बना लेता है। अवनी उसकी चालाकी वाली बातें सुनकर हैरान थी। ये इंसान कितना झूठ बोलता है, लेकिन उसे इस बात की खुशी थी कि अर्नब ने ये नहीं बताया कि वो छोड़कर चली गई थी और उसने कितना बड़ा प्लान बनाया था। प्रकाश जी अर्नब की बातें सुनकर संतुष्ट हो गए। उन्होंने अर्नब के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, जिनका मिलना होता है उन्हीं किस्मत मिला ही देती है, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि तुम्हारी दूसरी शादी किसी और से नहीं, मेरी बेटी से हुई थी। फिर प्रकाश जी अभिनव को देखते हुए बोले, मैं इसकी शक्ल भी यहाँ नहीं देखना चाहता, मैं इसे अपनी बेटी की शादी में नहीं देखना चाहता। क्या प्रकाश जी के सामने अर्नब का झूठा सच हमेशा के लिए छिपा रहेगा या जल्द ही असली सच्चाई सबके सामने आएगी? क्या अभिनव वाकई वैशाली का भरोसा खो देगा और परिवार से पूरी तरह कट जाएगा? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड।